हेलो, नमस्ते एंड आप सबका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस से। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि थर्ड का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था वो थोड़ा सा बीच में कट गया था, है ना। तो एक तो थर्ड के जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है वो भी करेंगे, और 4 जनवरी का जो भी न्यूज़पेपर आया है उसका भी एनालिसिस करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी मुझे लगेगा न्यूज़पेपर छोटा है उसके अंदर मैं वो एनर्जी ट्रांजिशन वाला आर्टिकल भी घुसा दूंगी। तो ऐसा ही हुआ कि 4 जनवरी, क्योंकि संडे का पेपर था, तो इसमें अगर 20 पन्ने आते हैं तो उसमें से लास्ट के जो आई थिंक आप 8 पेजेस मानोगे ना, उसमें सिर्फ कौन सी नई बुक्स आई हैं, कौन सी नई मूवीज़ आई हैं, कुछ क्रिटिक्स आए हैं, किसी के व्लॉग्स या ब्लॉग्स वगैरह जो आते हैं ना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। और 1-2 पेजेस हॉरोस्कोप्स और ये सारे जो पजल्स वगैरह होते हैं। इसलिए 4 जनवरी का जो पेपर था उसमें काफ़ी कुछ कम था पढ़ने के लिए। तो उसमें अपन ने 3 जनवरी का भी जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखो, आज की सबसे धमाकेदार न्यूज़ से शुरू करें उसके पहले 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि फिर उस न्यूज़ में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो एक ये वाली चीज़ आई थी कि एक एग्जीबिशन जो है जिसमें पिपरावा रेलिक्स जो है बुद्धा के, वो अभी राय पिथोड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे बेसिकली लोगों के व्यूइंग के लिए खोले गए हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है क्या, और ये इतना मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लगा। तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें आर्ट एंड कल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, करेक्ट है। तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म, है ना। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप पढ़ते हो कि बुद्धा जी का नाम क्या था, पहले सिद्धार्थ था, है ना, कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा, उन्होंने कौन सी 4 चीज़ें देखी जिसकी वजह से उनका रिनंसिएशन करना पड़ा। जैसे एक मॉन्क हो गया, एक डेड बॉडी हो गई, सिक मैन हो गया, एक प्रीस्ट हो गया, है ना। ऐसे उन्होंने 4 लोगों को देखा, डिजीज पर्सन हो गया, फिर वो अपने घर से निकले, ठीक है। उसके बाद उनके पहले गुरु कौन थे, अलारा कलम जी। फिर उसके बाद आप देखोगे वो संख्या फिलॉसफी के अंदर उन्होंने गाइडेंस ली थी, और फाइनली वो बोधि ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या करी 29 ईयर्स की एज में। फिर 35 ईयर्स में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, है ना। उसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन जो था वो डियर पार्क में दिया। फिर वहाँ से आप देखोगे वो बहुत जगह घूमे, उन्होंने अपने सरमन्स और अपनी अपनी जो टीचिंग्स हैं वो लोगों तक पहुँचाई, ठीक है। और उसके बाद फाइनली उनकी डेथ हो जाती है ना। तो उनका बर्थ, तो उनके 5 मेजर आप देखोगे लाइफ इवेंट्स हैं जिसको हम याद भी करते हैं। जैसे बर्थ हो गया तो इसका क्या सिंबल है, ये एक्चुअली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये स्टैटिक नॉलेज है कि बर्थ से रिलेटेड बुद्धिज्म का सिंबल कौन सा है और उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, ठीक है। वैसे चलो ठीक है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये है लुम्बिनी नेपाल, ठीक है। तो ये लुम्बिनी नेपाल में होता है, तो उनका बर्थ होता है। उसके बाद आप देखोगे कि वो अपने घर को जो छोड़ते हैं जिसको अपन महाबिनीशकर्मा बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वाला चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपन बोधि ट्री की फोटो बनाते हैं जिसमें अपन बोलते हैं कि उन्होंने निर्वाणा अचीव किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो पहला सरमन दिया, ठीक है, डियर पार्क में, वो वाला चीज़ आ जाता है। और लास्ट में आता है उनका महापरिनिर्वाण, जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो 5 मेजर इवेंट्स है ना, ये हमेशा आपको याद होने चाहिए। फिर आता है बुद्धा की टीचिंग्स, ठीक है। बुद्धा के टीचिंग्स में जैसे उनके वो 4 आर्य सत्य, क्या कि दुनिया में बहुत दुख है, ठीक है। दुख का निरोध दुख क्यों है, क्योंकि तृष्णा होती है, डिजायर्स होते हैं। दुख का निरोध पॉसिबल है, और निरोध कैसे पॉसिबल है, बाय फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग, वो जो 8 फोल्ड पाथ होता है, ठीक है। जिसमें साम्यक दृष्टि, साम्यक साम्यक ऐसे करके वो 8 ऐसे स्पोक्स टाइप बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपको ये पता है कि बुद्धिज्म में जैसे ये तो अपना एंशियंट हिस्ट्री वाला चीज़ हो गया। अब बुद्धिज्म में जब अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं बेसिकली स्तूप के बारे में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्तूपास बोलते हो, वैसे स्तूप बोलते हैं इनको। तो स्तूप में आप क्या पढ़ते हो कि कैसे बीच में जो होता है या तो आप बुद्धा के रेलिक्स होते हैं या फिर वो कलश होता है जिसमें बुद्धा जी की रेलिक्स रखे हुए थे, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो पहले एक अप्रेस प्लेटफॉर्म होता है, फिर ये अंडा होता है, फिर उसके ऊपर एक मास्ट होता है, ये हर्मिका होती है, इसमें 3 छतरियाँ होती हैं, ठीक है। फिर आपका ये होता है वेदिका होता है, फिर यहाँ पे तोरन्स होते हैं, गेटवेज होता है। तो ऐसे करके आपका स्तूप का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इन तोरन्स पे आपको पता है कि जातक स्टोरीज होती है, जो बुद्धा की अर्ली लाइफ की स्टोरीज होती हैं, है ना, वो होती हैं। और जातक स्टोरीज क्या होती हैं, दीज आर डायलेक्टिक, मतलब क्या होता है कि ये कोई मॉरल्स के साथ होती है, कि बुद्धा की कोई भी कहानी, जैसे आपने सुना होगा अंगुली माल की कहानी। जरा बताना अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में अंगुली माल कौन थे और कैसे बुद्धा की ये स्टोरी जो है वो आपको क्या सिखाती है, ठीक है। ये आप है ना ऐसे और अपने एथिक्स के पेपर में इजीली यूज कर सकते हो। तो अंगुली माल की स्टोरी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जातक स्टोरीज के अंदर आती है, जिसमें कोई ना कोई आपको मॉरल मिलता है, डायडेक्टिक होती है बेसिकली, ठीक है।
तो अब इसके अंदर ये जो बीच वाला कलश है ना, जिसके ऊपर ये पूरा मतलब ये स्तूप बना है, और इसमें एक और चीज़ रह गई, वो है प्रदक्षिणा पथ। देखो अभी ना मैं रिसेंटली क्या कहते हैं, पुरी गई थी, ठीक है। तो पुरी में धार्मिक स्तूप है, जहाँ पे बेसिकली जो अपना वॉर हुआ था ना कलिंगा का, तो वहाँ उन्होंने स्तूप बना रखा है। तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो बनना चाहिए, और उसमें भी जैसे प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ में आप ऐसे घूमोगे या ऐसे घूमोगे, कैसे पता लगेगा? हमेशा याद रखना कि नेपाल किस साइड पे है। जैसे अगर आप इंडिया के मैप की बात करोगे, तो यहाँ पे नेपाल है, लुम्बिनी करेक्ट है, यहाँ पे बोध गया है, यहाँ पे सारनाथ है, और फिर यहाँ पे कुशीनगर। तो ऐसे करके ये चार है। तो आप पहले बर्थ हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो प्रदक्षिणा पथ जो होता है ना, वो ऐसे लगाया जाता है। तो आप ऐसे ही घूमोगे। तो आप किसी भी स्तूप में अगर देखोगे ना, तो उनकी जो स्टोरीज होती हैं, यहाँ पे इस साइड पे बर्थ की स्टोरीज होंगी, फिर यहाँ पे उनकी वो निर्वाणा वाली स्टोरी होगी, यहाँ पे वो कैसे टीचिंग कर रहे हैं वो सारी होगी, और पीछे की साइड पे महापरिनिर्वाण। तो ये समझा करो, जो आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप उसको रियल लाइफ में देखते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है कि वाह, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो पिपरावाई, ये क्या है? होता क्या है कि बुद्धिज्म में जो एक है ना, सबसे पहले अर्ली 9 स्तूप बने थे, ठीक है। 9 जगह थी जहाँ पे अर्ली 9 स्तूप थे। इसमें से 8 स्तूप में तो क्या था, बुद्धा जी के रेलिक्स थे, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना एशेज, वो ठीक है। और जो 9वां स्तूप था, उसके अंदर ये जो कलश है जिसमें बुद्धा जी के एशेज रखे थे, वो कलश बेसिकली उसके ऊपर बनाया गया था। तो ये जो अर्ली 9 स्तूप हैं, ये कौन सी जगह पे थे, ये आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। इनमें जो आप फेमस सोचते हो ना, सारनाथ का स्तूप हो गया, या आप मतलब जो सुनते हो सांची का स्तूप हो गया, इसमें वो जगह है ही नहीं। और ये यूपीएससी प्री में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, बच्चों को लगा रहे तो जो फेमस स्तूप होंगे ना वही होंगे, और ये है ही नहीं। तो जो अर्ली 9 स्तूप है जिनमें एक्चुअली में बुद्धा जी के रेलिक्स रखे हुए थे, ठीक है, उसमें से एक है पिपरावा। ओके, इसलिए इतना स्पेशल हो जाता है। तो इसमें 8 स्तूप और हैं, उनका आप मुझे नाम बताओगे कि ये कहाँ पे है। तो ऐसे ही आप देखोगे, आपका स्टैटिक पोर्शन भी प्रिपेयर होता चला जाएगा जैसे जैसे टॉपिक आएगा, ठीक है। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे अपन स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, बेसिकली हुआ क्या था कि महाराष्ट्र में ना अभी जो उनके वो म्यूनिसपैलिटी वाले इलेक्शंस होते हैं ना, सिविक पोल्स, वो हुए थे। अब उसमें क्या हुआ, 69 ऐसी सीट्स थी जहाँ पे कोई किसी ने भी कंटेस्ट नहीं किया था, ठीक है। और मतलब वहाँ पे एक ही कैंडिडेट था वहाँ पे, उसके ऑपोजिशन में कोई कैंडिडेट नहीं था। और ऐसा हुआ 69 में से 68 सीटों पे जो महायुति अलायंस है, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना है ना, शिवसेना है एक नाथ शिंदे वाला, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे वो 68 सीट्स में वो ही खड़े हुए थे उनके कैंडिडेट्स, और वो बेसिकली बिना कोई ऑपोजिशन के जीत गए। अब ऑब्वियसली मतलब इस पे आप देखोगे, वो जो आदित्य ठाकरे है, जो अपना शिवसेना बाल ठाकरे के हेड हैं, तो उन्होंने बेसिकली मतलब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है महाराष्ट्र का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों आ रहा है बीच में। देखो आपको पता है, अपने यहाँ पे चुनाव कराने के लिए 2 बॉडीज है, एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो हर स्टेट में अलग होंगे। जैसे राजस्थान का स्टेट इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऐसे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए तो अपन आर्टिकल्स पढ़ते ही हैं कि आर्टिकल 324 से लेकर अराउंड आई थिंक 329 तक जो है, वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं। 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 325, 326, इनमें पावर्स मिली हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के चुनाव करवा सकता है? एक तो आप देखोगे प्रेसिडेंट के हो गया, एक वाइस प्रेसिडेंट के हो गया, एक आपके लोकसभा के हो गया, है ना, राज्यसभा के हो गया, और आपके जो स्टेट्स होती हैं, जो स्टेट्स की विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और जिस स्टेट्स में अगर कोई पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, विधान परिषद है, तो ये सारे चुनाव कौन कराएगा? ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करा सकता है। इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई योगदान नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आया ही कब था? ये आया ही बेसिकली 1993, 1992, 1993, 1994 में है, जब आप देखोगे 73rd और 74th संशोधन जो था वो लागू हो गया था, ठीक है। तो तब आप देखोगे स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया ही किसके लिए गया था? ताकि आप रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनके चुनाव करवा सको। तो सिर्फ इन्हीं के चुनाव कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जहां पे अपन महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई में
अपन किसकी बात कर रहे हैं, जो ये म्यूनिसपैलिटी वाले इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो म्यूनिसपैलिटी वाले जो इलेक्शंस हुए हैं, तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, ऑब्वियसली स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी महाराष्ट्र का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। इसलिए आप देखोगे महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, एक उसने जो वहाँ के जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई भी चुनाव होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो पोलिंग बूथ होता है और एक डिस्ट्रिक्ट होती है, तो पोलिंग बूथ पे तो पोलिंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, और डिस्ट्रिक्ट पे आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। तो और जनरली आप देखोगे आर या डी वगैरह जो होते हैं ना, वो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ही होते हैं। तो उनको बेसिकली एक रिटर्न में उन्होंने एक स्टेटमेंट मांगा है, ठीक है, कि लोकल ऑफिशियल से स्टेटमेंट मांगा है कि आपके यहाँ पे कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है किसी से ज़बरदस्ती। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि बाकी कैंडिडेट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकलवा दिया गया ताकि ये कैंडिडेट्स जो है अनअपोज जीत जाएं, ठीक है। बस इसी चीज़ के लिए ये न्यूज़ आर्टिकल था। ओके, फिर आप देखोगे एक ही आर्टिकल है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये आर्टिकल। इसका कोई ऐसा सच रेलेवेंस नहीं है, बट ये चीज़ बहुत प्यारी लिखी है। तो अपने जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मतलब सूर्यकांत जी, तो वो आप देखोगे वो मतलब पटना गए थे। उन्होंने बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, जैसे उनके रहने खाने के लिए कैंटीन्स वगैरह हो गई, एक एडीआर बिल्डिंग हो गई, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर अपन लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, काउंसिलेशन, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। ये वाली बिल्डिंग हो गई, कुछ ऑडिटोरियम, मतलब वैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स के इनॉग्रेशन के लिए वो वहाँ पे गए थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे एक स्पीच दी, और स्पीच किस में से आपको कुछ कुछ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे। देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि वो हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे मतलब बिल्डिंग्स वगैरह को इनॉग्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे जितने भी जो स्टूडेंट्स आए थे जो लॉयर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी। उन्होंने यही कहा था कि जो लॉयर्स है ना, उनको बेसिकली खुद में सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, और इतने सारे चैलेंजेस के बीच में भी उन्हें अपने मतलब होता है ना, एक रिजिड और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला था आप लॉयर बन गए, आप एनएलयू से बने, आप है ना जिंदल से बने, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि जो आपकी डिग्रीज है ना, वो ये इस चीज़ का सिंबल नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, बल्कि वो ये एक्नॉलेज कर रही हैं जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने कैपेसिटी है। भाई, आप कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके आए हो, ये आपके लिए मेडल की बात नहीं है, बल्कि ये दर्शा रहा है कि भैया आप में कैपेबिलिटी है, कि आपको इतना कुछ आता है, ठीक है। जैसे ही आप बाहरी दुनिया में उतरोगे, तो पूरी दुनिया आपको इवैल्यूएट करना चाहेगी, ठीक है। वो बेसिकली आपको रैंकिंग से, आपको आपकी पोस्टिंग से, आपकी सैलरी से, आपके घर से, मकान से, ठीक है, किस स्पीड से आप पैसा कमा रहे हो, बहुत चीज़ों से आपको जज करेगी, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं, ये कंप्लीटली कहना गलत होगा कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बट ये भी कहना कंप्लीटली गलत होगा कि यही चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत यंग लॉयर्स हो, 21 22 24 25 साल के हो, ठीक है। आपसे आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हमें पूरा अपने सिर्फ काम में ही डूब जाना चाहिए, ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही सब कुछ मत बना लेना चाहिए, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि पर पॉइंट ये है, हमेशा याद रखना कि अगर लॉ जो है ना, आपके इर्द गिर्द सिर्फ लॉ 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 की किताबें रहेंगी ना, और सोसाइटी इसमें से गायब हो जाएगी, तो बेसिकली आप एम्पति खो दोगे। समझ में आया। और आपका कोई भी जो जजमेंट होता है ना, वो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर मैंने बैठ के एक चीज़ समझी है, तो वो यही है कि कोई भी जजमेंट जो होता है ना, वो लॉ से ज़्यादा जस्टिस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लॉ जो होता है ना, वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कोर्ट कचहरी को अफोर्ड कर पाए, ये उनके लिए है जो बेसिकली इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने लॉ सीखा है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस लॉ को शेप करने के लिए, बेंड करने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए यूज़ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। वो बोल रहे हैं कोई भी दुनिया में जो लॉ होता है ना, उसकी लेजिटिमेसी, अगर आप देखोगे अपना पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इनफैक्ट अपना तो प्रियम्बल ही ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लॉ है, वो सारी चीज़ें लोगों की लेजिटिमेसी की वजह से ही आ रही हैं। तो जब आप बेसिकली अपनी स्किल्स को यूज़ करते हो किसी ऐसे व्यक्ति या ग्रुप, या फिर आप देखोगे वर्ग के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो मतलब इनविजिबल हैं, जिनको कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है, जिनकी डिग्निटी को ओवरलुक किया जा रहा है, तब आप बेसिकली उस कॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे जिस कॉलेज को आप बोस्ट कर रहे हो कि मेरे पास इसकी डिग्री है, ठीक है। मतलब बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, मुझे लगा वाओ कि किसी ने कितनी प्यारे शब्दों में बता दिया अल्टीमेटली कि एज अ लॉयर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उन्होंने साफ यही बोला कि पैसा नहीं होना और या फिर खूब सारा पैसा होना, इसके बीच में कहीं आपको तैरना है, जहाँ पे आपका एम्पैथी, जस्टिस, है ना, ये सारी चीज़ें सर्वाइव करेंगी, ठीक है। और आई थिंक ये चीज़ सिर्फ लॉयर के लिए नहीं है, ये चीज़ आप जैसे लोगों के लिए जो ब्यूरोक्रेसी में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए भी है। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, आप सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हो, एसडीएम बनना चाहते हो, कोई डीएम बनना चाहता है, कोई फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेट बनना चाहता है, हमेशा याद रखना यू विल ऑलवेज हैव चॉइस।
ये कभी ऐसा नहीं होता, मतलब आई हेट एनीवन जो मुझे बोलता है कि उसके पास चॉइस नहीं थी। दुनिया के मुश्किल से मुश्किल समय में भी ना आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको एक पल्ला भारी लगे दूसरे से, लेकिन चॉइस हमेशा होती है। और चॉइस, कौन सी चॉइस आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो पर्सनली आपका ओपिनियन होता है। तो चॉइस वही लो जहाँ पे आपको लगे कि आप ये जस्टिस कर पाओ, खुद के साथ, लोगों के साथ एम्पैथेटिक हो पाओ, ठीक है। तो आई थिंक आज का ज्ञान खत्म हो गया। अब आते हैं आज के आई थिंक सबसे बड़े न्यूज़ पे। कैसे कोई एक दूसरा देश, ठीक है, एक देश दूसरे देश में एंटर करता है, वहाँ के कुछ नहीं चल रहा है, उस देश का इस देश से कोई लेना देना नहीं है, वो देश में एंटर करता है, वहाँ के सिटिंग प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को किडनैप सॉर्ट ऑफ ही हो गया, कैप्चर करता है, उनको अपनी ही मिलिट्री शिप से ले जाके खुद के देश में ले आता है। और अब यहाँ पे इनका एक ट्रायल चलेगा और उस ट्रायल में इनको गिल्टी पाके फिर इनको जेल भेज दिया जाएगा। आप सोच रहे हो, आप इमेजिन करो कि किसी देश की बात हो रही है, कंट्री की। ये ऐसे नहीं है कि मैं किसी कंट्री के अंदर कोई स्टेट की बात कर रही हूँ, कोई राज्य की बात कर रही हूँ। ये एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। इस एक कंट्री का नाम है यूएसए और बी कंट्री का नाम है वेनेजुला। याद है पिछले 4-5 दिनों से मैं आपको बोल रही हूँ कि यूएसए जो है वो वेनेजुला के पीछे पड़ गया है, ट्रम्प साहब जो हैं। और वो उस चीज़ का अब कल्मिनेशन होता है, उसकी एंडिंग होती है जब ट्रम्प साहब फाइनली वेनेजुला से उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को मतलब लिटरली नेवी अपने मतलब उनकी जो कैपिटल है वेनेजुला की कारकास, वो वहाँ से उठाते हैं और अपनी खुद की नेवल जो मिलिट्री नेवल शिप है वहाँ से ले जाके यूएसए में ले गए। बैठे बैठे प्रेसिडेंट को रातों रात। आप सोचो इतना बड़ा कोई खेल हो जाता है। और ऑब्वियसली आप इसका रीजनिंग तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने रीजनिंग दिया है कि ये भाई नार्को टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इनकी वजह से आप देखोगे पूरा एजेंडा था कि यूएस में जो है ड्रग स्मगलिंग वगैरह जो होती है ना, ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग ये सब बढ़ रही है। इनको बार बार वार्निंग दी है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे माइग्रेशन जैसी चीज़ों को रोक नहीं रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों का इसका जो अल्टीरियर मोटिव है ना, वो समझ में जो आ रहा है वो ये है कि वेनेजुला का एक तो ऑयल भंडार, क्योंकि आपको पता है कि वेनेजुला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार, आपको लगेगा सऊदी है, यूएई है या अफ्रीका की कोई कंट्री, नहीं। सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जो है, ऑयल का भंडार है, वो वेनेजुला के पास है, ठीक है। करीबन आई थिंक $300 बिलियन के आसपास का इनके पास ऑयल पड़ा है। तो अगर ये मतलब होता है ना कि ये किसी भी देश की एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रम्प साहब तो वैसे भी वेनेजुला के पीछे पड़े ही थे। उन्होंने बोला था कि मुझे वेनेजुला का ऑयल चाहिए, वेनेजुला का ऑयल चाहिए। वेनेजुला बाहर की कंट्रीज़ को अपना ऑयल क्यों बेच रहा है, ठीक है। जबकि आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यही है, तो यहाँ का सारा ऑयल जो होता है होना चाहिए वो यूएस के जो ग्रोथ होता है, यूएस का जो अपन बोलते हैं ना डेवलपमेंट होता है, उसके लिए यूज़ होना चाहिए। तो एक तो आप देखोगे ऑयल उनका एक मेजर रीज़न था, क्योंकि और दूसरा था बेसिकली आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्यों है, तो होता क्या है, वेनेजुला जो था ना, भले ही वो आप देखोगे अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिकन कंट्री या लैटिन अमेरिकन कंट्री कहलाता है, लेकिन वेनेजुला जो था 1990s में आप देखोगे वहाँ पे ह्यूगो शावेज करके एक बंदे आए थे जो बेसिकली सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है ना, उसके मतलब लेफ्टिस्ट अप्रोच रखते थे, ठीक है। जबकि अमेरिका के साथ राइटिस्ट अप्रोच है ना। तो ये जो ह्यूगो शावेज जी हैं, इन्होंने बहुत सारी लेफ्टिस्ट पॉलिसीज ली, स्टेट स्पॉन्सर्ड आप देखोगे सारा जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किया। तो कहीं ना कहीं यूएस की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसके साथ मैच नहीं होते। फिर ह्यूगो शावेज की जब डेथ होती है 2013 में, उसके बाद आप देखोगे अभी जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, वो पावर में आते हैं। वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ही बन जाते हैं। वो ह्यूगो शावेज के बड़े फॉलोअर थे, उनके साथ काम किया। और उनके ह्यूगो शावेज जब आप देखोगे प्रेसिडेंट थे, तब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, निकोलस मदुरो, ठीक है। और जैसे ही शावेज साहब की डेथ होती है तो निकोलस मदुरो जो है वो बेसिकली वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब ऑलमोस्ट आप देखोगे निकोलस मदुरो को 10 से 12 साल हो चुके हैं, ठीक है, वेनेजुला को रूल करते करते। और इनके जो टर्म्स हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे थे, जो ऑब्वियसली ट्रम्प को पसंद नहीं आएगा, यूएसए को पसंद नहीं आएगा। कंसिडरिंग यूएसए खुद एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रखता है, और ऑब्वियसली रशिया, चाइना, ये सारी वो कंट्रीज है जिसको ट्रम्प डिस्पाइज भी करते हैं। तो आप ये देखोगे ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है। और ऑब्वियसली देखो, कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ आप करोगे तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में कौन सी हमारी एजेंसी होगी जो इस पूरी चीज़ को अगर कामयाब हुई तो वो मतलब इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो वो होगी रॉ, है ना। तो वैसे ही आप देखोगे, इसका कोई रॉ से लेना देना नहीं है, मैं तो बस एग्जाम्पल बता रही हूँ। वैसे ही आप देखोगे यूएस में अगर कोई इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, ये मदुरो साहब ही हैं जिनके आंखों पे पट्टी बांध रखी है ताकि उनको पता नहीं लगे उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, ठीक है। वैसे उनको ब्लाइंड फोल्ड वगैरह कर रखा है। और तो यूएस में आप देखोगे कि सीआईए जो होता है उनका, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे रॉ है, इसराइल की मोसाद है, ठीक है, तो यूएस की होती है सीआईए। तो ये जो सीआईए है ना, ये बेसिकली इनके इंटेलिजेंस है, और ये इसी ने पूरा ये कहीं ना कहीं मास्टर प्लान बनाया था।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प साहब ने इनफैक्ट आप देखोगे उनसे टिप्पणी देने को कहा, तो उन्होंने पता है क्या कहा, इट वॉज ब्रिलियंट, क्या ब्रिलियंट ऑपरेशन था, मज़ा आ गया। अब क्या ही कह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मदुरो कैप्चर हुए, उनको फ्लोन आउट किया गया, और अब वो हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, ये वाली स्टेटमेंट समझ में आता है कि देखो आपने वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का, उसको और उनकी वहाँ की जो फर्स्ट लेडी है उनको उठा दिया, तो अब यहाँ पे पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, भाई कंट्री को रूल कौन करेगा। इसके विरोध में आप देखोगे वेनेजुएला में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे चले गए, भाई कई लोग सड़क पे उतर आए, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया कि भाई ये क्या हो गया, एक कंट्री आती है हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट को उठा के ले जाती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो सब क्या कर रही हैं। ठीक है, और कौन हमारी कंट्री को चलाएगा, तो यूएस बोल रहा है कि वो एक टेम्प्रेरी तरीके से इस कंट्री को रन करेंगे, और वहाँ पे जो दूसरी लेडी थी जो बेसिकली निकोलस मदुरो के ऑपोजिट खड़ी थी इलेक्शंस वगैरह में, उनको कहीं ना कहीं चार्ज दे देंगे, है ना, और उसके बाद वो फिगर आउट करेंगे कि इस कंट्री को परमानेंटली कैसे चलाना है। अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं मुझे बताओ, उनको वेनेजुएला का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं तो ये जो अपन बोलते हैं ना रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि जिसके बारे में मैं 3 दिन पहले आपको एक एडिटोरियल बता रही थी कि कैसे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को कोई फॉलो कर नहीं रहा है ज़्यादा, जो सी राजा जी का आर्टिकल आया था, याद है, कि कैसे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हर कोई अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेता है, हर कोई अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है। तो वही चीज़ है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हर कंट्री को दूसरी कंट्री की जो सोवेनिटी है, उनके जो इलेक्शंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपने ऐसे किसी के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा लिया, वहाँ कोई ऐसा नहीं कि निकोलस मदुरो के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, भाई हर कंट्री में 2-3 पार्टीज होती हैं, उनके बीच में कुछ भी वार्तालाप हो, लेकिन जब कुछ मेजर क्राइसिस था नहीं तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है। तो आप ये देखोगे तो लैटिन अमेरिका में कंट्रीज़ हैं, जैसे ये तो आपका, एक मिनट, जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। तो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला यहाँ पे हो गया, तो वेनेजुएला की जो नीचे वाली कंट्रीज़ है, जैसे आपका कोलंबिया हो गया, है ना, आसपास की कंट्रीज़ हो गई, चिले वगैरह हो गया, तो ये सब तो बहुत डरे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका इतना पावरफुल नेशन है, आज उन्होंने ये वेनेजुएला के साथ किया है, कल हम इसकी कोई बात नहीं मानेंगे तो हमारे यहाँ भी ऐसे कर लेंगे। तो ये तो भाई साहब, ये इनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स वगैरह के, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये डीप कंसर्न की बात है, और जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है। ठीक है, जो बाकी कंट्रीज जैसे रशिया है, अब रशिया ने खुद ने यूक्रेन पे आपको पता है कि क्या किया है, बट उसके बावजूद वो बेसिकली कंडेम कर रहे हैं यूएस के ऑप्शन, जो उन्होंने एक्शन लिया है, वो बोल रहे हैं कि साफ साफ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किसी दूसरे देश की सोवेनिटी को हमला नहीं कर सकते, ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है। फिर आप देखोगे चाइना ने भी इसमें अपना डीप कंसर्न दिखाया है। ठीक है, तो हुआ क्या है, यूरोप ने बताया एक बहुत ही डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनको रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को फ्लाउट नहीं करना चाहिए, और लोगों बस देशों की सॉवेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो यूएस से खफा है या यूएस ने सही नहीं किया, उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप और यूएस के टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ट्रंप को नाराज़ करना मतलब यूरोप जो है फिर सोच रहा है हमारी नेक्स्ट शामत आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे खुल के विचार जो है इंडिया ने व्यक्त ही नहीं करे। ठीक है, इंडिया एक्चुअली आपको पता है यूएस के साथ फ्री ट्रेड डील के नेगोशिएशंस के अंदर है, और उनको ऑलरेडी हमें पता है कि यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं उससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितने हर्ट हुए हैं। तो इंडिया जो है ऑब्वियसली, हमने बस रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में कुछ कुछ बोला है, लेकिन हमने एज सच यूएस के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंट्री के अपने स्ट्रैटेजिक टाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कंट्री सिर्फ एक इंसिडेंट पे कुछ नहीं बोल सकती, वो पूरा आगे पीछे का देख के कुछ कुछ अपना रवैया रखते हैं, क्योंकि उससे हो सकता है उनके आगे के जो नेगोशिएशन है वो खराब हो जाए। वैसे ही आप देखोगे ब्रिक्स देशों में रशिया और चाइना ही खुल के बोले हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, तीनों ने भी अभी आप देखोगे अब तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था 4 जनवरी तक, 5 को आ जाए, चार चार को जब मैं रिकॉर्ड करी उसके बाद आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, है ना। तो ऑब्वियसली आपने मुझे ये बताने का, मुझे क्यों बताना था ये क्या बताने का पर्पज़ क्या था, कि देखो साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वो सारी छोटी छोटी हैं और नॉर्थ अमेरिका के बैकयार्ड में आती हैं, तो इनको तो डर लग रहा है, तो इसलिए ये सारी कंट्रीज़ तो खुल के आप देखोगे अगेंस्ट में बोलेंगे यूएस के, क्योंकि उनको पता है कि अगर यूएस को नहीं रोका गया तो अगला टारगेट वो भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूर दराज की कंट्री जैसे रशिया, चाइना, जो ऑलरेडी यूएस के साथ लॉगर हेड में है, वो भी अपोजिट ही रहेंगी। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ है जिनका यूएस के साथ कुछ भी लेना देना है, ठीक है, उनके ट्रेड के नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो वो कंट्रीज़ आप देखोगे खुल के उन्होंने यूएस को मतलब सपोर्ट तो नहीं किया है बट नकारा भी नहीं है। ठीक है,
तो ये होता है, उन्होंने बेसिकली एक्स्ट्रॉर्डनरी एक मिलिट्री ऑपरेशन किया। अब आप सोचो उन्होंने उठाया कैसे होगा, कि रातों रात इन्होंने बेसिकली कैसे किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को हटाया। तो बेसिकली इनकी जो प्लानिंग थी वो ऑब्वियसली 1 1.5 महीने से चल रही थी, उन्होंने सारी परमिशन लेके रखी थी। बट कांग्रेस जो लोग है, जैसे आपको पता है अपने यहाँ पे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होता है, यूएस में वहाँ पे होता है कांग्रेस और सेनेट, ठीक है, जैसे उनका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है, तो कांग्रेस तो मना कर दिया, ना तो हमने ऐसी कोई परमिशन दी थी, ना ही हमसे कुछ बताया गया है। बट ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है। बट आइडिया यही है कि कैपिटल जो कैरेकस थी, वहीं पे आप देखोगे प्रेसिडेंट का जो घर वर होगा, तो वहाँ पे आप देखोगे एक्स्ट्रॉर्डनरी 7 8 ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। उन ब्लास्ट के बीच में एकदम से आप देखोगे वो उनके प्रेसिडेंट के घर में घुसते हैं, वहाँ से उनकी जो मिलिट्री है वो उनको एस्कॉर्ट करती है, वो जो वेनेजुएला में यूएस का कोई हिडन बेस होगा वहाँ के लेके जाती है, फिर वहाँ से इनको जो उनकी मिलिट्री नेवी शिप होती है वहाँ पे बैठाते हैं और वहाँ से सीधा यूएस ले जाते हैं, ठीक है। तो कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा एरर का, इतना वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड आप देखोगे मिलिट्री ऑपरेशन था। ओके और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इस पूरी चीज़ के अंदर दिल्ली अब फिक्स में पड़ गया है कि वो क्या करें, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली जो है बार बार, मतलब इंडिया जो है वो बार बार ये बोलता है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करो, ठीक है। ऐसा मतलब पहले जब ऐसा हुआ है तो हमने कभी भी आप देखोगे यूनिलैटरल जो कंट्रीज़ एक तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोच के जो एक्शंस लेती है उसको हम सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। पर वही है कि जो हाँ मतलब हम हमेशा से, जैसे अगर आप इंडिया की पंचशील पॉलिसी की बात करोगे, तो इंडिया पंचशील पॉलिसी में भी यही बोलता है कि सोवेनिटी हो गया, टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस हो गया, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स हो गया, तो ये सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो क्या इंडिया अपने वादों पे खड़ा उतरेगा, क्या अपनी बातों पे वो खड़ा उतरेगा और वेनेजुएला का साथ देगा? तो इंडिया के लिए आप देखोगे एक ट्रिकी पोजिशन हो गई है। ओके अब मैंने बताया था ना आपको, अब यूएस को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि उन्होंने जो किया है। तो ट्रम्प साहब क्या कह रहे थे, नार्को टेररिस्ट है ये, इलेजिटिमेट डिक्टेटर हैं, ठीक है, ये बेसिकली इलीगल ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं यूएस और यूरोप में, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी खत्म हो रही है। अब मैंने आपको क्या बताया, पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वेनेजुएला में, ठीक है, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि आपने कैरकस में उनको बेसिकली वहाँ से निकाला, सेफ हाउस में रखा, ठीक है। और मैंने आपको बताया ना मदुरो साहब वहाँ पे 2013 से हैं, जब से ह्यूगो चावेज जी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद से आप देखोगे इस कंट्री को वो रूल कर रहे हैं। इस कंट्री में 28 मिलियन लोग हैं, ठीक है। और एक एक्शन, ट्रम्प के एक एक्शन ने आप देखोगे इन 28 मिलियन लोगों की जो ज़िंदगी है उसको एकदम से आप देखोगे खतरे में डाल दिया, क्योंकि पता ही नहीं अब क्या करें। अब लोग जो है ना वो ये भी कह रहे हैं कि यूएस ने पहला जहाँ जहाँ ये हस्तक्षेप किया है ना वहाँ पे फेल ही हुए हैं। जैसे आपने सीरिया में ऐसा कुछ किया था, वहाँ फेल हो गए। आपने अफगानिस्तान में ऐसा कुछ किया, आपने बोला कि हम वहाँ पर डेमोक्रेसी लाएंगे, आज तक नहीं आ पाई, और अफगानिस्तान की सिचुएशन और ख़राब हो गई, वहाँ पर टेररिज्म फैलता चला गया। फिर उन्होंने ऐसा ही काम इराक में किया था, वहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। तो लोग इस बात से परेशान है, जो बाकी कंट्रीज़ है वो भी बोल रही है कि यूएस ने पहले भी ऐसी हरकतें करी हैं, ऐसा नहीं है कि आज वो पहली बार कर रहे हैं। और पहले भी आप देखोगे अलग अलग प्रेसिडेंट्स के टेन्योर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जब पहले सक्सेसफुल नहीं हुए तो अभी ऐसा ये लोग क्या अलग कर लेंगे कि वेनेजुएला जो होता है, ऐसा नहीं हो कि पूरा आप देखोगे टर्मोइल में चले जाए, अनरेस्ट में चले जाए, क्योंकि अभी अगर आप ये रीजन देखोगे ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला, वो लार्जली पीसफुल है। जितने भी आप चीज़ें देख रही हो वो यूरोप के ईस्टर्न साइड पे, एशिया में, अफ्रीका में यहाँ चल रही हैं। जो भी आपकी अनरेस्ट हो गए, इस जो आपके सिविल वॉर्स हो गए, कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे यूएस के एक्शन की वजह से ये भी एक थिएटर बन जाए नया फॉर सिविल अनरेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी, ओके। और यूएस जो है वो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है अच्छा हाँ एक चीज़ और थी कि मैंने आपको 2 3 दिन से याद है अपन आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि कैसे यूएस जो है, जैसे वेनेजुएला के कोई बोट्स हैं तो उन पे बार बार हमले कर रहे हैं। अपन ने लेटेस्ट आर्टिकल तो अभी पढ़ा था जहाँ पे आप देखोगे 3 बोट्स पे हमला किया गया था, है ना। तो यूएस बोल रहा है कि हमने 35 से ज़्यादा स्ट्राइक्स ली थी और उसमें 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, और वो सारे वही थे जो बेसिकली यूएस में ड्रग सप्लाई करने के लिए, नार्को टेररिज्म फैलाने के लिए काम कर रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा क्या है निकोलस मदुरो में जो इतना यूएस के प्रेसिडेंट मतलब एक तरीके से दीवानी हो गई कि उनको उठाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी षड्यंत्र रचा। तो देखो निकोलस मदुरो साहब जो हैं, अगर आप ये देखोगे ना तो एक कैब ड्राइवर के बच्चे थे, वो अपने समय में यूनियन के लीडर थे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली जो लोकल चुनाव होते हैं वो जीते। फिर उसके बाद आप देखोगे वो ह्यूगो शावेज के बड़े फैन थे, तो उनके साथ ही उन्होंने काम करना शुरू करा। जब ह्यूगो शावेज जी मतलब हेड बने कंट्री के, तब आप देखोगे कि वो फॉरेन मिनिस्टर बने, और उनकी डेथ के बाद वो तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, और एक्टिंग प्रेसिडेंट से अब वो फाइनली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन गए। तो निकोलस मदुरो की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है।
और आप ये देखोगे वो जेल वेल भी गए हैं, मतलब ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिशियन, अगर कोई सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होता है तो वो जेल तो जाता ही है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्योंकि जो ये मदुरो साहब थे उनकी भी जो पॉलिसीज़ थी ना वो काफ़ी क्लोज थी रशिया चाइना के जो लेफ्टिस्ट मॉडल होता है, सोशलिस्ट मॉडल होता है उससे, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे प्रॉब्लम कहाँ से आती है, जब वेनेजुला में आपको पता है एक तो ट्रम्प साहब ने सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है, क्योंकि वेनेजुला जो है बहुत सारा तेल अपना रशिया और चाइना इन सारी कंट्रीज़ को बेच रहा था, जो ट्रम्प बोल रहे थे कि नहीं सारा आप हमें बेचोगे, कम दामों में बेचोगे, वो सारी चीज़ें। तो जब नहीं मानी तो आप देखोगे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। इनफैक्ट आप देखोगे सैंक्शंस इतने ज़्यादा थे कि जब यूएस ने वेनेजुला पे सैंक्शंस लगाए तो अब ऐसा मान के चलो कि जैसे ये वेनेजुला है और ये इंडिया है, तो इंडिया वेनेजुला का जो ट्रेड हो रहा था, सपोज करो $5 बिलियन का ट्रेड हो रहा था, ठीक है, सैंक्शंस के पहले। और ऑब्वियसली इस 5 बिलियन में से 98% तो इंडिया में इस पूरा तेल आ रहा था, ठीक है, मतलब हम आयात ही कर रहे थे, निर्यात हमारा कुछ नहीं था। अब जैसे सैंक्शंस लगे उसके बाद आप देखोगे हमारा जो ट्रेड है वो अभी कुछ 250 मिलियन डॉलर्स, मतलब आप सोच रहे हो कितना कम हो गया, हम बिलियन से मिलियन में आ चुके हैं, ठीक है। तो इतना कम रह गया है इंडिया का ट्रेड, और वो भी मोस्टली आयात ही है, निर्यात कुछ नहीं है। तो जब इंडिया जैसी कंट्री, ठीक है, इतना अपना ट्रेड कम कर सकती है तो आप सोचो वेनेजुला पे क्या हुआ होगा। आप ये सोचो वेनेजुला का जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो पूरा का पूरा तेल के ऊपर ही चलता है, ऑयल को बेचने के लिए। जैसे अपन सऊदी और यूएई की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि सऊदी और यूएई क्यों इतने ज़्यादा एक तरीके से प्रेशर में है कि उनको अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि उन्होंने ये पहले होते हुए देखा है कि जब एक कंट्री सिर्फ एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है, मतलब उसकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट है कि उसको अपन बेचेंगे, उसका अपन निर्यात करेंगे, ठीक है, तो पैसे आएंगे, उस पैसे से आप देखोगे कंट्री चलेगी। तो अगर इस रिसोर्स में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी आई, कुछ भी हुआ, तो बेसिकली इनकी कंट्री पूरी की पूरी डूब जाएगी। ये उन्होंने वेनेजुला के साथ होते हुए देखा है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ होते हुए देखा है। तो इसलिए आप देखोगे सऊदी और यूएई बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ये हो, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। याद है जैसे सऊदी जो है वो आ, वो बना रहा है ना, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहा है, ठीक है। प्लस आप देखोगे वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एआई डेटा सेंटर्स, इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ आप देखोगे वेनेजुला के लिए भी लागू होती है। वेनेजुला की जो पूरी इकोनॉमी थी ना वो तेल पे चल रही थी, क्योंकि उनके पास इतने तेल के भंडार थे, ठीक है। इनके इनफैक्ट इनकी तो एक करेंसी भी थी पेट्रो करके, ठीक है, जो डिजिटल करेंसी होती है पेट्रो करके, वो भी आप देखोगे वेनेजुलन रुपी पे, और रुपी जो होती है उसकी पूरी उनकी जो वेनेजुलन करेंसी होती है उसके ऊपर वेनेजुलन करेंसी की जो वैल्यू है वो बेसिकली तेल ही डिसाइड करता है। तो तेल के ऊपर पूरी इकनॉमी चल रही थी। अब हुआ क्या, आपको पता ही है कि सैंक्शंस लगे यूएस के, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तेल का जो निर्यात था वो कम हो गया, पैसे की प्रॉब्लम होने लग गई, तो ऑब्वियसली अब इनका जो बजट डेफिसिट था वो बढ़ता चला गया। इसके बाद आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ गया, करप्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, जॉब्स वॉब्स लग नहीं रही थी, इंडस्ट्रीज काम कर नहीं रही थी, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो थे वो वेनेजुला की इकनॉमी में थे। तो लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा देश आएगा और उनके सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएगा, ठीक है। अगर अपन इंडिया और वेनेजुला के रिलेशंस की बात करें, एक मिनट, हम्म अगर अपन इंडिया और वेनेजुला के रिलेशंस की बात करें तो हमारे वेनेजुला के रिलेशंस जो थे वो काफ़ी अच्छे ही थे, अनटिल कि वेनेजुला के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। तो कैसे, जैसे वेनेजुला जो है वो सीलैक का मेंबर है। सीलैक क्या है, ये वाली कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड करीबियन स्टेट्स, ये करीबियन स्टेट्स हो गई, ये लैटिन अमेरिका हो गया पूरा। तो इनकी कम्युनिटी बनी हुई है। तो वेनेजुला के साथ हमने मीटिंग भी करी थी 2012 में, चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो मनमोहन सिंह जी का, चाहे वो बीजेपी का फर्स्ट जो टेन्योर आया था जिसमें सुषमा स्वराज जी जो थी वो अपनी फॉरेन मिनिस्टर थी जयशंकर साहब के पहले, ठीक है, कुछ भी हो। तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि इंडिया और वेनेजुला के रिलेशन तो ठीक ठाक से ही थे, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी वहाँ पे गए हैं, नाम समिट जब हुई थी वेनेजुला में, ठीक है, तो वो 2016 में वहाँ गए भी थे। उसके बाद अगर आप देखोगे यूएस ने इंटरवेंशन किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और जो अभी इस वक्त देखो यूएस ने जो इंटरवेंशन किया है ना वो यूएस की एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है, ठीक है, जो ट्रम्प 2.0 चल रहा है, कि ट्रम्प साहब दूसरी बार आए हैं ना, तो उसी को अपन ट्रम्प 2.0 बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रम्प 2.0 जो है वो ट्रम्प 1.0 से ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा आप देखोगे एग्जीक्यूशन पे बिलीव करता है, सिर्फ वो बड़बोले टाइप के नहीं। जैसे उनका जो फर्स्ट टेन्योर था उन्होंने बोला बहुत कुछ था, करा काफ़ी कुछ कम था, ठीक है। लेकिन ट्रम्प 2.0 जो है इट्स ओनली अबाउट एक्शन, वो जो बोल रहे हैं ना वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा तो युद्ध रुकवा दूंगा, अगर वो किसी कंट्री को बोल रहे वार्निंग दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं अटैक कर दूंगा तो वो कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रम्प 2.0 इज़ अबाउट एक्शन। तो उन्होंने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी निकाली है, और उस स्ट्रैटेजी के तहत बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो वेस्टर्न हेमिसफेयर होता है ना
उसमें सिर्फ एक कंट्री का दबदबा रहेगा, वो है यूएसए। और उस यूएसए को डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए आप देखोगे कहीं ना कहीं वो एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब वही बता रखा है कि कौन सी कंट्रीज़ जो है उनको सपोर्ट में उतरी हैं, कौन सी कंट्रीज़ नहीं उतरी हैं, तो वो वाली चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, ये ऑयल रिजर्व्स हैं उनके पास। ठीक है, और ये जो बोट्स वगैरह पे जो इतना पूरा मामला चल रहा था इतने दिनों से, वो चल ही इसलिए रहा था क्योंकि कल फाइनली एंड हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया ना कि वो मदुरो और उनकी वाइफ दोनों को वहाँ से ले गए हैं, और अब वॉरशिप से आप देखोगे न्यूयॉर्क लेके चले गए, और वहाँ पे आपको पता है कि उनको क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं उनके ऊपर, कि ये बेसिकली नार्को टेररिज्म को में इनका बहुत बड़ा रोल था, इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, और बेसिकली इनके ऊपर फाइन लगाया जाए और इनको जेल टर्म दिया जाए। अब आप बताओ, किसी देश का सिटिंग प्रेसिडेंट किसी और देश में जाके जेल टर्म मतलब लेगा, वो अच्छी चीज़ है क्या? तो मतलब देखो, आपने वॉल्टेयर का वो वाला स्टेटमेंट सुना है कि मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपका जो हक है ना बोलने का, वो नहीं छीनूंगा, वो वाली चीज़ है। मैं हो सकता है आपकी कंट्री चलाने के तरीके से अग्री नहीं करता, लेकिन मेरा क्या कोई राइट बनता है क्या कि मैं आपकी कंट्री के अंदर हस्तक्षेप कर सकूं? इमेजिन करो कि आज यहाँ पे इंडिया होता, फिर क्योंकि यूएस तो पावरफुल है ना, इलेक्ट्रिक में, चाहे आप मिलिट्री वाइज बोल लो चाहे इकोनॉमिकली बोल लो, तो फिर ये जितनी भी छोटी कंट्रीज़ हैं, मैं इंडिया को छोटी कंट्री नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ एग्जाम्पल देके कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मतलब वेनेजुएला से भी छोटी हैं। तो फिर तो आप देखोगे उन्हें कितना डर लग रहा होगा कि कल हमने अगर यूएस की छोटी सी बात भी नहीं मानी तो हो सकता है हमारे साथ भी वो ये कर दें। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने सीधे सीधे ये बोला था कि ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, ब्रिलियंट ऑपरेशन था। ठीक है, और ये वार्निंग है, जो भी बेसिकली अमेरिका को थ्रेटन करेगा, अमेरिका की सॉवेरेनिटी को थ्रेटन करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, उनके साथ भी कल ये हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको पता है अमेरिका ने 1990 में पनामा को कैप्चर किया था, ये वाला पनामा, ताकि उनकी शिप्स वगैरह ईस्ट से वेस्ट जा सके, वैसे ही आप देखोगे उन्होंने कुछ ऑपरेशन अभी किया है। ओके, तो वही हो जाएगा। तो मदुरो जी हैं, उनकी वाइफ है सीलिया फ्लोर्स। ठीक है, और उनके ऊपर करप्शन, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, प्लस आप देखोगे नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब के चार्जेस लगाए हैं कि वो यूएस में कोकेन वगैरह आप देखोगे सप्लाई करते थे। एंड इनफैक्ट आप देखोगे जैसे अपना एक्स है ना, ट्विटर को रिप्लेस करके जो एक्स आया था, वैसे आपको पता है ट्रम्प का खुद का है ट्रुथ सोशल करके, उनका सोशल मीडिया का कंपनी है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक फ़ोटो डाली जिसमें जो निकोलस मदुरो साहब हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं। ठीक है, वो जो जेल वाले जो जंप सूट होते हैं वो उसके अंदर हैं। ओके, और ये अर्ली मॉर्निंग में अटैक किया गया था, इंपीरियलिस्ट अटैक बोल रहे हैं लोग उसको, 30 मिनट से भी कम था, 7 जगह पे ब्लास्ट करे गए। ठीक है, लोग सड़क पे आए, सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखना चालू करा, और उन्होंने बोला ऑब्वियसली इस चीज़ में ऑपरेशन तो खतरनाक सही था, कुछ यूएस सोल्जर्स की भी आप देखोगे उनको इंजरी आई है, बट किसी की भी डेथ नहीं हुई है। वो बोले इस ऑपरेशन से पहले हमने सोचा, फिर हमने रिहर्स किया, फिर हमने ब्रीफ किया, डी ब्रीफ किया, फिर से रिहर्स किया, ताकि हम इसको कुछ भी गलत मतलब इस ऑपरेशन में 1 मिनट में भी कुछ गलती नहीं हो सकती थी, नहीं तो यूएस के जो सोल्जर्स वहाँ पे गए ना वो कैप्चर हो जाते, और यूएस अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली कर ही नहीं पाता। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया सीआईए का बहुत बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली बिना इंटेलिजेंस के आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले देखना पड़ेगा वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, सिक्योरिटी में कितने लोग लगे हैं, तो ये सारा इंटेलिजेंस गैदर कौन करके लाएगा? सीआईए। ठीक है, और ट्रम्प साहब सीधे सीधे बोल रहे हैं ना, तो वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला में जो मदुरो साहब हैं ना तो वो प्रेसिडेंट थे और ना ही उनकी जो गवर्नमेंट थी वो लेजिटिमेट थी, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे भड़के। अब ये उनका एक्सप्लेनेशन है, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि कितना ही लेजिटिमेट है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। मैंने इंडिया को और आपको उसके ट्रेड के बारे में पहले ही बता दिया था कि $5 बिलियन से ऊपर का ट्रेड था, लेकिन धीरे 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 17, 18, 18, 19, 19, 20 करते करते आप देखोगे आज जो ट्रेड है वो 200-250 मिलियन डॉलर के आसपास ही रह गया है। ठीक है, और हमारे और वहाँ से जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट आप देखोगे, लेकिन एक पॉइंट पर रिलेशन इतने ख़राब भी हो गए थे हमारे, क्योंकि मतलब कुछ इंटरेक्शन था ही नहीं, कि हमारे जो वहाँ पे अगर आप देखोगे 100 से भी कम इंडियंस वहाँ पे हैं, चाहे आप एनआरआईज ले लो जिनके पास अभी भी इंडियन पासपोर्ट है, या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो अगर आप दोनों मिला लो तो भी हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे। तो अब आप मुझे बताओ, जब भी ऐसा कुछ होता है, जैसे येमन में कुछ हुआ, या ओमान में कुछ सिविल क्राइसिस हुए, या वॉर्स वगैरह हुए, अफ्रीका में कुछ हुए, तो हमारी जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है, सबसे पहले तो लोगों को बोलती है कि आप मतलब जो भी इंडिया या बाहर से जो इंडियंस हैं वो अगर वेनेजुएला जाने का सोच रहे थे तो वो बेसिकली पोस्टपोन करे जो भी वहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, दूसरा जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए हेल्पलाइन दिया है, ईमेल दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, और उनको साफ साफ बोला है कि आप जो इंडियन एम्बेसी है वेनेजुएला उससे टच में रहें, ताकि कुछ भी अगर आगे कोई चीज़ होती है तो 100 लोगों को निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होगा। प्लस आप देखोगे
मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि आप कॉशन रखें, है ना, जो भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें और कोशिश करें कि आप टच में रहें एम्बेसी के साथ, ताकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, ये था पूरा वेनेजुला वाला इशू। मुझे लगता नहीं कि इसमें अब आपका कुछ भी छूटा है, क्योंकि मैंने 7-8 आर्टिकल्स थे वो सारे ले लिए, चाहे वो एडिटोरियल्स हो। अभी तो इस पर काफ़ी कम आया है, कल आपको मेजर न्यूज़ आएंगी जब आप देखोगे, पता लगेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट बना दी है वहाँ पे, जैसे बांग्लादेश में बनी है, उसका हेड कौन है ना। आप ये देख रहे हो यूएस कितनी सारी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना जी को आउस्ट किया, उसके बाद आप वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, और कहीं ना कहीं यूएस जो थे वहाँ पे इन्वॉल्व था। ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं कि यूएस किधर साइड पे जा रहा है। ठीक है, इज इट बिकमिंग द नेक्स्ट चाइना, वो वाला चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अब आपको पता है, अपन ने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था नीरजा मोदी स्कूल के बारे में, जो जयपुर में था, और उनका वहाँ पे एक क्लास 9 ईयर की जो लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया था, आई थिंक 4th फ्लोर से कूद के। तो उसके बाद आप देखोगे बहुत हुआ हुआ, पेरेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करे, सेफ्टी के ऊपर सवाल उठे, स्कूल के अफिलिएशन जो होता है सीबीएसई अफिलिएशन, उसको लेके सवाल उठे, तो फिर इंक्वायरी बिठाई गई। और फाइनली जो सीबीएसई थे उन्होंने, क्योंकि सीबीएसई 9th से 12th तक का अफिलिएशन देता है, जो 1 से 8th वाला अफिलिएशन होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट से आता है। तो आप देखोगे 9 से 12 तक का उनका अफिलिएशन कैंसिल कर दिया था सीबीएसई ने, और उनको बोला था कि जो बच्चे अभी 10th और 12th में वो अपने एग्जाम दे लो, और 9th और 11th वाले जो बच्चे हैं वो बेसिकली उनको पास वाले स्कूल्स में शिफ्ट करा जाएगा, और वो वहीं से अपने एग्जाम्स देंगे। और अब बेसिकली इनका अफिलिएशन कैंसिल कर दिया, तो कोई एडमिशन नहीं हो सकते हैं। और 1st से 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उसके लिए भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि आप इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दो, जो अभी पढ़ रहे हैं इनका ईयर खत्म हो जाने दो, लेकिन इसके बाद कोई नई एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको बेसिकली जो आजू बाजू के स्कूल्स हैं वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। अब हो क्या रहा है, जो बच्ची के पेरेंट्स थे जिसकी डेथ हुई थी, ऑब्वियसली उन्होंने तो इसको बोला था कि बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे स्कूल्स को चलना ही नहीं चाहिए, और उन्होंने काफ़ी सराहा था इस मूव को। लेकिन जो बाकी पेरेंट्स हैं, मतलब इस स्कूल में करीबन 5500 बच्चे पढ़ते हैं, तो बाकी जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली सड़क पे आ गए हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो सीबीएसई ने ये मूव लिया है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये 5500 बच्चों का जो फ्यूचर है, उनका अकेडमिक सेशन है, उनका जो मेंटल वेलबींग है, उनके जो एग्जाम्स हैं, उनका जो बेसिकली अकेडमिक करियर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो ये बोल रहे हैं आपने तो इतनी आसानी से बोल दिया कि भाई मिड सेशन आप जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनको शिफ्ट कर दो। वो बोले कहाँ शिफ्ट होंगे और कौन से स्कूल में शिफ्ट होंगे, आसपास आपने कोई स्कूल्स की लिस्ट दी नहीं है। ठीक है, हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो आप कौन से स्कूल्स में उनको शिफ्ट करने की बात कर रहे हो, मिड सेशन में कैसे जाएंगे, वहाँ के टीचर्स वगैरह इनको सपोर्ट करेंगे क्या। तो इनके फ्यूचर को लेके आप देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो ये बोल रहे हैं कि स्कूल ने कुछ ख़राब किया, हम अग्री करते हैं कि स्कूल उसके लायक नहीं है, लेकिन आप स्कूल के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस लाओ, स्कूल की फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस लाओ। लेकिन ऐसे आप स्टूडेंट्स को पनिशमेंट क्यों दे रहे हो जिनका इस पूरे मतलब होता है ना केस में कोई रोल ही नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर मिड सेशन कुछ भी चेंजेस करोगे तो स्टूडेंट्स की वेलबींग जाएगी। आपने बेसिकली अफिलिएशन कैंसिल कर दिया, बट वॉट अबाउट द डिग्रीज, क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो बेसिकली इस स्कूल में इसलिए भेजते थे क्योंकि इसका ऑब्वियसली एक नाम भी था। अब आपने बेसिकली इनका अफिलिएशन कैंसिल कर दिया, तो इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। ठीक है, तो उसको लेके आप देखोगे स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स हैं बेसिकली वो ये मांग कर रहे हैं कि जो भी सीबीएसई का डिसीजन था या अफिलिएशन कैंसिल करने का उसको वापस लिया जाए। ठीक है, और क्योंकि अफिलिएशन जो है वो उनके बच्चों की हेल्थ को, उनके बच्चों की वेलबींग को, एकेडमिक सेशन को, प्रिपरेशन को, ठीक है, कंटिन्यूटी को, सबको इम्पैक्ट कर रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में सुसाइड हो सकता है कि पहली बार हुआ हो, बट आईआईटीज़ आईएम जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में भी सुसाइड्स होती हैं, तो क्या उनके अफिलिएशन कैंसिल करते हो क्या? नहीं ना, आप उनको पनिशमेंट लगाते हो, पेनल्टीज लगाते हो, फाइन्स लगाते हो, उनके ऊपर चेक सिस्टम बढ़ा देते हो, तो वही चीज़ आपको स्कूल के साथ भी करनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि जब आपको पनिशमेंट जो स्कूल को देनी चाहिए थी वो आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्यों दे रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरीके से बात सही भी है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में उनको प्रेशर आता है। इतना बड़ा मूव हो गया, अब वो स्कूल में नहीं जाएंगे, स्कूल में फैमिलियरिटी होती है, आपके टीचर्स होते हैं, सराउंडिंग्स होती हैं, तो कैसे आप किसी बच्चे को एकदम से मतलब दूसरी जगह पे शिफ्ट करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो। ठीक है, फिर एक बड़ी खबर आती है, वो ये है कि आपको पता है कि राजस्थान में है ना पहले 33 डिस्ट्रिक्ट्स थी, फिर आपको पता है इनको बढ़ा के इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट ऐड करी, पहले 19 डिस्ट्रिक्ट बना के इसको 52 किया गया, फिर 19 में से 17 ही रह गई तो वो 50 हो गई थी। अब 50 में से अगर आप देखोगे फिर से कम करके करके इसमें अब आप 8 डिस्ट्रिक्ट ऐड, मतलब इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट कम करके कुछ 9 डिस्ट्रिक्ट कम करके कुछ 41 के आसपास आप देखोगे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि राजस्थान, ये छोड़ो, ये नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं, राजस्थान में आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट्स का फेरबदल चल रहा था कि है ना, पुरानी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में से आपने छोटी छोटी 1-2 डिस्ट्रिक्ट निकाल दी थी, जैसे कोटपुतली पहले नहीं था, अब कोटपुतली पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है,
तो हुआ क्या था कि बाड़मेर के आसपास से ना, यहाँ से जैसे ये बाड़मेर है तो वहाँ पे बलोत्रा निकला था। अब बाड़मेर और बलोत्रा की जो बाउंड्री है ना, इसको मतलब सेटल तो करना पड़ेगा ना, आपने सिर्फ अनाउंस कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से डिमार्केशन जो था ना बाउंड्री का प्रॉपर हुआ नहीं था। अब हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया में जो सेंसस 2021 में होना चाहिए था वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोविड पैंडेमिक चल रहा था। फिर सरकार ने जब 2023 के आसपास ये सेंसस के कार्यक्रम फिर से चालू करने की कोशिश करी, तो सेंसस करने वाले लोगों पे, जो नीचे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, उन पे बेसिकली हमले होने लग गए। तो सरकार ने कार्यक्रम रोक दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे सरकार ने बोला कि हम 2027-28 तक ये पूरा सेंसस कंप्लीट कर देंगे, ये पूरा डिजिटल रहेगा। जो भी आपका सेंसस का डेटा कलेक्ट करने जाते हैं वो बेसिकली सारा डेटा जो है वो उनको उनको डेटा कलेक्ट करने के लिए ऐसे मोबाइल टैब्स वगैरह दिए जाएंगे जिसपे वो डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सारा डेटा ऑनलाइन फीड होगा ताकि आपको तुरंत डेटा जो रिट्रीव करना है, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना है, वो कर सको। अभी जो 2027-28 का जो सेंसस होने वाला है उसके लिए क्या होता है, देखो सेंसस में क्या होता है, आपको डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज तो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा डेटा अच्छे से दे सको। करेक्ट है ना? तो इसके लिए आप देखोगे जो फ्रीजिंग इन्होंने बेसिकली डेट रखी थी 31 दिसंबर 2025, मतलब 31 दिसंबर 2025 को जो बाउंड्री होगी ना, उसके बाद इसमें कोई फेरबदल अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर सेंसस की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप देखोगे, और ऐसा नहीं कि डेडलाइन एक बार थी, पहले कुछ डेडलाइन थी, फिर उसको 4-5 बार एक्सटेंड किया, और फाइनली ये डेडलाइन डिसाइड करी गई कि इसके बाद अब डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज वगैरह आपको करनी है फेरबदल, वो उसके पहले कर लो। तो बालोतरा और बाड़मेर के साथ भी यही हुआ कि 31 दिसंबर को, ठीक है, क्योंकि फ्रीज हो रहा था, तो लेट नाइट है ना, वो बैठ के बालोतरा और बाड़मेर की जो बाउंड्रीज थी वो बेसिकली चेंज करी गई। ठीक है, और कुछ हिस्से बाड़मेर के बालोतरा में चले गए, कुछ बाड़मेर के हिस्से मतलब कुछ बाड़मेर के हिस्से बालोतरा में, कुछ बालोतरा के हिस्से बाड़मेर में, ऐसे चले गए। अब इसमें कोई पब्लिक मतलब इन्वॉल्व नहीं थी। लोग बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस होगा, जो हमारे मतलब जो चीज़ें बाड़मेर में पास पड़ती थी वो आपने हमें बालोतरा शिफ्ट कर दिया, वो हमारे लिए बहुत दूर हो जाएगा। जो भी है बेसिकली ये पूरा जो काम है वो सेंसस के लिए हुआ है। तो अब देखते हैं कि इस पर सरकार आगे अपना डिसीजन क्या देती है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक बहुत ही अजब चीज़ होती है। आपको पता है कि घड़ियाल्स घड़ियाल्स क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्रोकोडाइल्स है ना, क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं? क्रोकोडाइल्स बेसिकली एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे ऐसे जानवर जो बेसिकली धरती और पानी दोनों में रह सकते हैं, उनको दोनों चाहिए बेसिकली जीने के लिए। तो क्रोकोडाइल्स की ना मेजरली 3 प्रजातियां हैं। एक तो होते हैं आपके मगर क्रोकोडाइल्स, है ना, एक होते हैं आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, और एक होते हैं आपके घड़ियाल जिनको अपन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स बोलते हैं। ठीक है, फर्क क्या है तीनों में? ये यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुकी है, ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स। ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स वो बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स जो समुद्रों में नहीं दिखाते हैं, कई बार ऐसे पड़े हुए होते हैं, बहुत लंबे से होते हैं। ठीक है, एक बार में पूरा इंसान खा जाए, वो होते हैं सबसे बड़े वाले, होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। जैसे अंडमान और निकोबार के बीचेस हो गए, है ना, बड़े बड़े जो समुद्र के खारे पानी के आसपास आपको मिलते हैं। ठीक है, घड़ियाल्स क्या होते हैं? ये ऐसे वाले जिनके ना आगे ऐसे स्नाउट होता है, घड़ा टाइप का बना होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं फ्रेश वाटर में, जो नदियों के पानी होता है ना, उसमें मिलते हैं। जैसे आपका चंबल हो गया, सोन हो गया, गंगा हो गया, वहाँ पे आपको ये घड़ियाल्स मिलते हैं। ठीक है, और मगर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपका जो ब्रैकिश वाटर टाइप हो गया, फ्रेश वाटर प्लस ऐसा मिक्स वाला, उसमें मिलते हैं। तो अगर मैं घड़ियाल्स की बात करूं, तो घड़ियाल्स एज अ स्पीशीज़ अगर अपन देखें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है ना वो तो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब इनकी जो संख्या है वो इतनी कम है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देखोगे सरकार ने क्रोकोडाइल रिस्टोरेशन या घड़ियाल रिस्टोरेशन प्रोग्राम चालू किया था 1975 के आसपास। ठीक है, ताकि हम घड़ियाल्स की पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, और इसी के तहत आप देखोगे घड़ियाल सेंचुरी बनाई गई थी। ठीक है, घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर्स भी कई कई जगह चल रहे हैं। ठीक है, घड़ियाल सेंचुरी बनाई गई थी जिसको अपन नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी बोलते हैं। ये बेसिकली सेंचुरी जो है ना वो 3 स्टेट्स के बीच में आती है। जैसे यहाँ पे यूपी हो गया, इधर साइड पे एमपी हो गया, और इधर राजस्थान हो गया, क्योंकि चंबल नदी आपको पता है वो तीनों जगह से फ्लो कर रही है। तो इन तीनों जगह के फ्लो पे, ये इंटरसेक्शन पे आप देखोगे ये सेंचुरी बनाई गई है। नीचे यहाँ से कोटा का भी कुछ हिस्सा आता है, और फिर यहाँ पे जो धौलपुर वाला एरिया होता है ना, वो वाले एरिया में ये सेंचुरी घोषित है। अब ये सेंचुरी क्यों बनाई गई? ताकि घड़ियाल की जो है वो यहाँ पे अच्छे से रह सके, यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कम हो सके, और घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, अभी अच्छा खासा चल रहा था। अब होता क्या है, सडनली एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर जो राजस्थान सरकार है उन्होंने क्या करा है, इस नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी की जो बाउंड्री है वो चेंज कर दी है। इससे क्या हुआ है, करीबन 732 हेक्टेयर का जो लैंड है, जो पहले प्रोटेक्टेड एरिया में आता था, सेंचुरी के अंदर आता था, अब उसको खोल दिया है। इससे इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो है इस एक्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि इससे जो घड़ियाल्स थे, इवन डॉल्फिन्स वगैरह भी रहती हैं वहाँ पे
रेड क्राउन हुफ टर्टल्स भी रहते हैं, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके। अब देखो इसको लेके ना वही वाली चीज़ है कि क्या सेंचुरी की जो बाउंड्रीज होते हैं वो अपने आप सरकार स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है? नहीं। इसके लिए क्या होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बाउंड्री चेंज करनी होती है तो इसके लिए पहले वो लिखते हैं किसको, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये कहाँ पे है? बेसिकली अपने पास एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, ठीक है। उसी के अंदर एक बॉडी बनाई गई थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो रिकमेंडेशन होती है ना पहले कि हमें ऐसा कुछ चेंज करना है, ये इनके पास जाती है, ये अप्रूवल देते हैं और उसके बाद आप देखोगे ये स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ठीक है आप नोटिफाई कर सकते हो। नेशनल पार्क में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट होता है ना उसमें नोटिफाई होते हैं। सेंचुरी में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जो गजट होता है उसमें नोटिफाई होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने पहले इसको डिनोटिफाई किया स्ट्रेच को, ठीक है। सेंटर से ऑब्वियसली परमिशन मिली और उसके बाद आप देखोगे स्टेट के पास गया जहाँ पे स्टेट ने अपने इसको गजट में मेंशन किया है, ठीक है। मुझे ये प्रोसेस बताना था क्योंकि ये आई थिंक इंटरव्यू में पूछा था कि जो अपने ACF और फॉरेस्ट के इंटरव्यूज होते हैं ना उसमें पूछा गया था कि सेंचुरी और नेशनल पार्क में फ़र्क क्या होता है। तो देखो नेशनल पार्क जो होता है जनरली आप बोलोगे कि बड़े एरियाज होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जनरली छोटी होती हैं। नेशनल पार्क आई थिंक 106 या 110 ही हैं नंबर में, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो 500 से ज़्यादा हैं, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, ठीक है। जो वहाँ का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट है वो भी बेसिकली अलाउ कर सकता है। और एक और चीज़ होती है कि नेशनल पार्क्स की जो बाउंड्री होती है वो आप चेंज ही नहीं कर सकते, और चेंज करने के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है और इसमें भी सेंटर के गजट में नोटिफाई होता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर कोई चेंज होता है तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको नोटिफाई करती है, ऑब्वियसली विद परमिशन, लेकिन करती कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद ये आता है जलीकट्टू। तो आपको पता है ये सीज़न आ गया है जहाँ पे आपका बहुत सारे जो एनिमल रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिनको लेके एक टाइम पे बहुत हुआ था क्योंकि जलीकट्टू का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो जलीकट्टू अभी देखोगे फिर से स्टार्ट हो गया है और तमिलनाडु में उनका पहला जलीकट्टू ऑर्गेनाइज हुआ था। 300 आप देखोगे टेमर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए ना वो है जलीकट्टू के बारे में, ठीक है। और आपको एनिमल स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका GS में भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ऐसे का भी टॉपिक बन सकता है और ये एथिक्स का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो जलीकट्टू क्या है, एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है। जैसे कोई आपके पास एक बुल होती है, ठीक है, उसको कोई टेम कर रहा होता है, ऐसे लकड़ी वकड़ी उसको देते हैं फिर ताकि वो तेज़ भागे और जो बेसिकली रेस जीतता है उसको इनाम दिया जाता है। वैसे ही एक ये तो होता है तमिलनाडु में, ठीक है। और एंशंट है, मतलब ये संगम पीरियड में आपको इसके रेफरेंसेस दिख जाएंगे। तो बहुत पुराना स्पोर्ट है ये, राइस की फील्ड्स में किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से वो ये बोलते हैं कि हमारी ऑफरिंग टू गॉड है ताकि हमारी फसलें वगैरह जो है वो अच्छी हों, जो भी है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे आता है एक कंपाला करके। तो ये कर्नाटका का स्पोर्ट होता है, इसमें बेसिकली रेसिंग होती है, ठीक है, बुल्स के बीच में। वो भी राइस की फील्ड्स में होती है और जो जीतेगा वो बेसिकली उसको इनाम दिया जाता है, ओके। तो ऐसे करके बहुत सारे, एक आपका कॉक फाइटिंग करके स्पोर्ट होता है ना, डॉग फाइट भी स्पोर्ट होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो एनिमल से रिलेटेड होते हैं। अब इनको लेके ना पहले ही आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन उठ चुके हैं। जलीकट्टू वाला तो पूरा मामला आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर उसमें बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो एनिमल स्पोर्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट ये होता है ये जानना कि ये एनिमल स्पोर्ट्स जो हैं वो क्यों करवाए जा रहे हैं, मतलब उसका रेलेवेंस क्या है, क्या इसमें कोई एनिमल्स को नुकसान हो रहा है, क्रुएल्टी हो रही है उनके साथ, ठीक है, उनको खाना वाना फीड नहीं किया जा रहा है या उनको परेशान किया जा रहा है, तो कि फिर तो आप देखोगे उनके राइट्स का हनन हो जाएगा। तो इसके लिए इंडिया में एक एक्ट होता है जिसको अपन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट बोलते हैं, जो 1960 में आया था। और उसी के अंदर अगर आप देखोगे एक बना रखा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। वो जो वेलफेयर बोर्ड होता है उसका काम होता है ये सारी चीज़ों को देखना, ऑर्गेनाइज करना, NGOs को सपोर्ट करना जो बेसिकली एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ओके। तो ये इसका प्रीलिम्स रिलेटेड पार्ट था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की जो है मतलब काफ़ी वियर्ड है ये। तो आपने ये मानव भारती यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, ठीक है, काफ़ी फेमस है ये, सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में। तो मानव भारती यूनिवर्सिटी के जो प्रमोटर्स हैं, मतलब जो ओनर्स हैं, बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और मतलब उनके ऊपर ना फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर उनको फ्यूजिटिव ऑफेंडर, जैसे विजय माल्या को घोषित किया था ना, जिसको अपन बोलते हैं कि वो फरार हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको भी आप देखोगे फरार घोषित कर दिया गया है इंडिया से और ऑब्वियसली अब इनके एसेट्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाएगा।
ताकि अपना पैसा चुका सकें। देखो ये पूरी कहानी आती कहाँ से है। इंडिया में क्या हुआ था कि विजय माल्या, नीरव मोदी, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, बड़े बड़े स्कैम्स करे। स्कैम्स भी नहीं करे तो सरकार का बहुत सारा पैसा, सरकारी बैंकों का पैसा लिया और फिर ये बेसिकली रातों रात कंट्री छोड़ के चले गए। अब हुआ क्या, ये भी बहुत शातिर है, ये ऐसी कंट्रीज गए जहाँ पे या तो इंडिया के पास उन कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्स्ट्राडिशन मतलब प्रत्यर्पण ट्रीटी जो होती है, ठीक है, जिससे आप लोगों को वापस बुला सकते हो अगर आपके देश में कोई क्राइम करके बाहर भाग जाए। तो आप दूसरे, ऐसा तो है नहीं कि वे दूसरे देश वाले मना कर देंगे, तो दूसरे देश से आप तभी ला सकते हो जब आपने उस देश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर रखी हो, ठीक है, कि हम आपके अपराधियों को भेज देंगे, आप हमारे अपराधियों को भेज दो, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो या तो ये ऐसे देशों में भागे जहाँ पे इंडिया की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं, या फिर ये ऐसे देशों में भागे कि जहाँ पे हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर तो रखी है, लेकिन वो देश इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो पहले आपके सारे लॉज को, आपके जेल्स को, आपके लीगल जस्टिस सिस्टम को पूरा ऑब्जर्व करेंगे, और अगर उनको लगा कि भाई चाहे अपराधी हो तो भी उसकी ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं होगा, तो ही आपको वापस भेजेंगे, ठीक है, तो ही आप देखोगे अपराधी को वापस भेजेंगे। तो जैसे विजय माल्या, बहुत सारे लोग लंदन जाते हैं, क्यों भाई, यूके के साथ तो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यूके जो है ना, वो इतनी आसानी से हमें जो लोग हैं वो वापस नहीं करते। वो सीधे सीधे ये बोलते हैं कि इंडिया में कस्टोडियल डेथ को लेके, जो अपना कस्टोडियल टॉर्चर होता है, ठीक है, उसको लेके एक यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है जो इंडिया ने साइन ही नहीं कर रखा है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पर जो कस्टडी में बोलते हैं ना, 3rd डिग्री टॉर्चर, 2 डिग्री टॉर्चर, जो पुलिस कस्टडी वगैरह में, मतलब ऐसा बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं कि है या नहीं है, बाकी तो आप जानते हो। तो वहाँ पे आप देखोगे कस्टोडियल टॉर्चर को लेके एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो इंडिया ने बेसिकली साइन नहीं कर रखा है। तो ये जो कंट्रीज है थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं कि भाई आपने ऐसी चीज़ें साइन नहीं कर रखी हैं, तो कल क्या होगा, लोगों के ह्यूमन, उनको प्रॉपर फेयर चांस नहीं मिलेगा, फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, उनकी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होंगे, तो हम ये लोग वापस नहीं भेजेंगे। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे, नीरव मोदी हो गया, पहले यूके थे, फिर इधर उधर घूमे, फिर बेल्जियम में पकड़े गए, पर जो भी है आइडिया यही है, मेहुल चोकसी हो गए, है ना। तो बहुत सारे लोग लंदन भाग के जाते हैं। तो कौन सी 2 कंट्रीज हो गई, या तो जिन्होंने हमारे साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन ही नहीं करी है, या फिर जिन्होंने साइन करी है लेकिन कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि वो लोगों को भेजते नहीं है। वैसे ही आप देखोगे तो ऐसे लोग जो भगौड़े होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली देश का पैसा लेके भाग गए, वापस नहीं आए, उनको फ्यूजिटिव्स बोला जाता है। लेकिन कौन से वाले, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, क्योंकि वो पैसे के मामले में भागे हैं, वो ऐसा मर्डर वर्डर करके नहीं भागे हैं, वो पैसे के मामले में भागे हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक ऑफेंडर्स और कैसे फ्यूजिटिव बोला जाता है, ठीक है। अब इंडिया में क्या हुआ था, क्योंकि आपको पता है एकदम से बहुत सारे केसेस आए थे, नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, है ना, ललित मोदी, और ये अपना विजय माल्या, बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो बेसिकली देश का पैसा लेके भाग गए थे। तो इसके लिए सरकार ने फिर एक नया एक्ट लाया था, एक नया कानून लाया था, जिसको अपन बोलते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इस कानून के तहत क्या था कि कोई भी व्यक्ति जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का ऐसा कुछ घपला किया है, तो उनको एक स्पेशल कोड्स बनाए जाएंगे, जिसमें आप एप्लीकेशन करके फिर इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का दर्जा दिलवा सकते हो। इससे क्या होगा कि वो बाहर है भी तो भी आप इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह अटैच कर सकते हो, जो भी इनके एसेट्स वगैरह हैं, उनको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, और दूसरी कंट्रीज को थोड़ा सा बोल सकते हो कि भाई ये हमारे यहाँ पे देखो, इनको कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तो आप प्लीज इन्हें वापस भेजो ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो अब ये जो आप मानव भारती यूनिवर्सिटी के जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, मनदीप राणा जी और उनकी जो मदर हैं अश्विनी कन्वर जी, ठीक है, उनको आप देखोगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स घोषित किया है। तो आप बोल रहे हो कि इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया यूनिवर्सिटी के ओनर्स ने, फेक यूनिवर्स, फेक डिग्रीज, ठीक है, कि पैसे ले लिए, आपको फेक डिग्री दे दी, तो ये पूरा रैकेट चला रहे थे, इसमें उनको बेसिकली दोषी पाया गया है। ओके, फिर एक आर्टिकल है ये आर्कटिक ड्रोन वाला, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, आप ये बताते हो ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइंस एंड टेक के ना 2 पहलू होते हैं, कि कैसे आप एक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बहुत बुरी चीज़ों के लिए। सोशल मीडिया का यूज़ आप एक दूसरे से बात करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया का आप यूज़ जो है प्रोटेस्ट वगैरह फैलाने में, एक गलत अफवाह फैलाने में, रूमर्स फैलाने में, ठीक है, किसी को बुली करने के लिए, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ड्रोन्स की, ठीक है, जिसको अपन लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहते हैं, यूएवीज भी कहते हैं, ठीक है, तो इनका भी है ना वही पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के यूजेस हैं। पॉजिटिव क्या है कि भाई इससे आप है ना सामान की डिलीवरी कर सकते हो, स्पेसिफिकली वो एरियाज में जो मतलब होता है ना एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ऊपर पहाड़ी वगैरह पे हैं जहाँ पे सामान भेजना बहुत डिफिकल्ट होता है, या बॉर्डर एरियाज हो गए जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। प्लस आप देखोगे ड्रोन पे अगर आप कैमरेज लगाते हो तो निगरानी वगैरह कर सकते हो, सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ड्रोन से अगर आप देखोगे जो हजार्डस फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते कुछ भी करने के लिए, वहाँ पे आप ड्रोन्स वगैरह से भेज के अपना सामान वगैरह की डिलीवरी करवा सकते हो, है ना। फिर बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो आपके मिलिट्री पर्पज़ और इन सब में भी काम आ रहे हैं, तो इनके पॉजिटिव यूजेस हैं। वैसे एक पॉजिटिव यूज जो ड्रोन का किया गया है वो ये है कि आर्कटिक में ना
जो अपना आर्कटिक सागर है, वहाँ पे महासागर है, वहाँ पे आप देखोगे वेल्स हैं बहुत सारी, है ना। तो हम बैक वेल्स होती हैं, उनमें एक वायरस फैल रहा था। उस वायरस के सैंपल लेके आप तक पहुंचाने में ये ड्रोन्स का बहुत बड़ा यूज़ है। सपोज करो कि ये वेल है, ये ऐसे हुई, और आपको पता है वेल्स क्या होती है, मैमल्स होती है। डॉल्फिन्स क्या होती है, मैमल्स होती है। मैमल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली अपनी नाक से ब्रीथ करते हैं। तो ये वेल्स डॉल्फिन वगैरह जो होंगे, वो बार बार अपन बोलते हैं ना, लोग साइटिंग करने जाते हैं। लोग साइटिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये बार बार ऊपर आती हैं ब्रीदिंग करने के लिए। अगर ये मछली होती तो ये समुद्र के अंदर घंटों घंटों रह सकती थी। तो फिर आपको कोई डॉल्फिन दिखाने लेने नहीं जाता, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं होता ना कि वो कब ऊपर आएंगी। लेकिन क्योंकि ये मैमल्स हैं, तो ये बार बार ऊपर आते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। तो ये जो वेल्स हैं, बेसिकली इनका ये ब्लो हॉर्न होता है, जहाँ से ऐसे ही वो आवाज़ निकलती है, हवा निकलती है, और हवा और पानी निकलता है। तो बेसिकली यहाँ से आप देखोगे, जब वो हवा निकालते हैं, इसको ब्लो हॉर्न्स बोलते हैं। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, और इनकी जो नाक में से जो वो निकल रहा है ना लिक्विड, वो बेसिकली कलेक्ट करते हैं, और इस पेट्री डिश को ले जाके फिर ये लैब, मतलब उसको साइंटिस्ट के पास ले जाते हैं। फिर वहाँ से साइंटिस्ट जो होता है, ये सैंपल लेके आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया इनको कोई डिजीज तो नहीं हो रहा है। तो या इसी ड्रोन की वजह से आप देखोगे आर्कटिक में आइडेंटिफाई किया गया कि इन वेल्स को जो है वायरस हो रखा है। ठीक है, उस वायरस का नाम क्या था, यहाँ पे है वो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ड्रोन्स का जब यूज़ बताओ तो इसको ज़रूर मेंशन कर देना, एक एक्स्ट्रा हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा। तो ये है सिटाशियन, क्योंकि सिटाशियन स्पीशीज होती है ना वेल्स। तो सिटाशियन मोरबीवेलियस मोरबिली वायरस है ये। बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही इन्फेक्शस है, इससे पहले डेथ भी हो चुकी है। पर मतलब ऐसा नहीं है कि इससे सारी डेथ ही डेथ होंगी। कई बार आपको पता है ना, होता है कि मास स्ट्रैंडिंग हो जाती है, एक बीच पे जाते हो कि बहुत सारी मछलियां मरी हुई हैं, वेल्स वगैरह मरी हुई हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि कोई डिजीज हो गया। तो बहुत बार आप देखोगे ये जो वायरस है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि वेल्स में अगर ये वायरस है भी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिफाई हो ही जाए। ठीक है, और ये कैसे फैलेगा, कोई भी वायरस, जैसे आपका कोल्ड कफ वगैरह होता है, वो भी एक तरीके का वायरस ही है। तो कैसे फैलता है, जब आप स्नीज करते हो, कोई और बेसिकली उन ड्रॉपलेट्स को टच कर ले, आपके कॉन्टैक्ट में आ जाए, वैसे ही ये वाले वायरस के साथ है। कोई जो इन्फेक्टेड वेल है, उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह हो गया, फिर उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो ये वायरस इजीली फैल सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है। साइंटिस्ट कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आर्कटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में मिलता था, मेडिटेरेनियन में वायरस पाया गया था, पर आर्कटिक के महासागर इतने ऊपर नॉर्थ में नहीं मिला था, और पहली बार ये मिला है। तो अब इसको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ऑब्वियसली हम पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी जो है आर्कटिक का, वो ही एंडेंजर कर देंगे। फिर हम चलते हैं म्यांमार में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया के आसपास की 3 कंट्रीज है जो इलेक्शंस पे जाने वाली हैं। एक है नेपाल, एक है म्यांमार, और एक है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में अभी इंटरिम सरकार है, वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। म्यांमार में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिलिट्री अभी रूल चल रहा है वहाँ पे, और जो उनके मतलब पार्टीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक मिलिट्री बैक्ड पार्टी है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतेगी, और वही हुआ है। वहाँ पे जो फर्स्ट फेज इलेक्शन हुए थे, जैसे 6 मिलियन 11 मिलियन लोगों को वोट करना है, तो 6 मिलियन लोगों ने फर्स्ट फेज में वोट कर दिया, और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। सीधा मिलिट्री ने आके ये बोल दिया कि जो मिलिट्री बैक पार्टी थी वो ही इलेक्शंस को जीत रही है। ठीक है, और नेपाल में भी आपको पता है कि अनरेस्ट वगैरह चल ही रहा था, तो वहाँ पे भी अब इलेक्शंस ड्यू हैं। ओके, फिर ये एक न्यूज़ आर्टिकल था, मैंने बहुत पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे जापान की बहुत सारी जो फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है, बैंक्स वगैरह हैं, वो इंडिया के जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, है ना, इन सब में, या फिर बैंक्स हो गए अपने प्रॉपर यूनिवर्सल बैंक्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह हो गए, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जापान की जो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्टैगनेंसी हो गई है। ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे इन्फ्लेशन कुछ रहता नहीं है, 0.1 0.2% रहता है। वहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रहती है, मतलब सरकार अगर आप बैंक में पैसा जमा कराओगे ना 100 रुपये, तो आपको 99 ही वापस करेगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि आप बैंक में पैसा जमा कराओ। उनके पास बहुत लिक्विडिटी है, पर उनके पास खर्च करने के ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए वो बोलती है कि नहीं, आप पैसे बैंक में जमा मत कराओ, नहीं तो हम आपको उल्टा इंटरेस्ट काट के देंगे। हमारे यहाँ पे बैंक में पैसा जमा कराने का पैसा मिलता है, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट काट के मिलेगा। वहाँ पे आप देखोगे जो पॉपुलेशन है वो भी एजिड है। ठीक है, काफ़ी एजिड है, बच्चे बच्चे वहाँ पे है नहीं इतना ग्रोथ। तो वहाँ पे आप देखोगे जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी कम है। अब इसको कंपेयर करो इंडिया से। इंडिया क्या यूथ नेशन है, हमारी जो मीडियन एज है हमारी पॉपुलेशन की वो 29 ईयर्स है। हम ग्रोइंग फेज में, इन्फ्लेशन हमारा 6-7% रहता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और साथ में जापान और इंडिया का बॉनहॉमी देखो, जापान इंडिया के वर्च्यू से, डेमोक्रेसी से, ठीक है, हमारे आइडिया से, लिबरलिज्म से, तो उनसे आप देखोगे काफ़ी फेमिलियर है। जी का इतने सालों से इंडिया में आप देखोगे फंडिंग दे ही रहा है। हाई स्पीड रेल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखोगे जापान के साथ कंक्लूड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस और एक कोऑपरेशन जो होता है ना, वो मेंटेन्ड है इंडिया और जापान में, तो वो कंफर्टेबल भी रहते हैं। इसको देखते हुए आपको रियलाइज़ होगा कि
इंडिया जो है जापानीज फर्म्स के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन के आया है, जहाँ पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में लगा रहे हैं। वो सीधी सीधी बात ये बोलते हैं कि देखो यूएस वगैरह जैसी इकोनॉमीज में लगाने का कोई स्कोप है नहीं। बाकी अगर आप देखोगे एशिया की, वेस्ट एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा सिविल अनरेस्ट चल रहा है। अपॉर्चुनिटी बहुत है बट अनरेस्ट ज़्यादा है, तो पता ही नहीं ना वहाँ पे पैसा उभरेगा नहीं उभरेगा, डूब गया तो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई तो, ठीक है। तो उसके बाद बचता कौन है एशिया में? दो बड़ी कंट्रीज, एक है चाइना और एक है इंडिया। तो जापान यही बोल रहा है कि चाइना के बाद अगर कोई बड़ी कंट्री है जो एशिया को लीड कर रही है, जो एशियन सेंचुरी का हिस्सा भी है, जहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने से हमें स्कोप मिल दिखता है, वो है इंडिया। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे 2025 में जापानीज फर्म्स ने करीबन 9 बिलियन डॉलर जो है उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है। करीबन 20 बिलियन डॉलर की, देखो हुआ क्या है, जापानीज फर्म्स ने बहुत सारी इंडियन फर्म्स को मर्जर एंड एक्विजिशन के तहत खरीदा भी है या फिर मर्ज भी किया है। तो 20 बिलियन डॉलर के आसपास की डील्स हुई हैं, कुछ 48 डील हुई हैं। इसमें जो अगर मैं टॉप 10 डील्स देख लूँ ना, वो 18 बिलियन डॉलर की हुई है। जैसे निप्पॉन की डील हो गई, सॉफ्ट बैंक की डील हो गई, ठीक है, मित्सुबिशी की डील हो गई। तो ऐसे आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने, इंडिया की छोटी छोटी कंपनी जैसे श्री राम फाइनेंस, एसआर स्टील है ना, अपना येस बैंक वगैरह हो गया, उसमें स्टेक्स लिए हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्या इसका रीज़न है, क्यों हमने लिया है, और बेसिकली इंडिया के लिए इससे फ़ायदा ही होगा। जब हमारे पास पैसा आएगा उसको हम खर्च कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली इससे इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट सब कुछ होगा। ठीक है, फिर एक ही, मुझे लगता नहीं आज हम थर्ड वाले पेपर का डिस्कशन कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग। तो हम एक काम करेंगे, फोर्थ वाला ही पेपर डिस्कस करेंगे, फिर आई थिंक थर्ड वाला हम आगे कभी ले लेंगे। ठीक है, कोई तो बहुत छिटा न्यूज़पेपर आएगा ना जिस दिन सारी न्यूज़ सारी रिपीटेड है, उसी दिन हमको ही लेना पड़ेगा। देखो, तो एक न्यूज़ आई है बेसिकली आईपीओ और ऑफर फॉर सेल पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे अभी जो मार्केट में अपन बोल रहे हैं ना, इंडिया के प्राइमरी मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है, उसमें इतने सारे आईपीओज आए हैं। ठीक है, इस साल करीबन एक 1.75 लाख करोड़ के आईपीओज जो थे वो इस साल आए थे। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो 75,000 करोड़ के जो आईपीओ, सॉरी 1 लाख करोड़ के आसपास के जो आईपीओज थे ना, वो ऑफर फॉर सेल थे। अब ऑफर फॉर सेल और आईपीओ में फ़र्क क्या होता है, पहले ये समझो। देखो होता क्या है कि कोई सपोज करो आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपको पैसा चाहिए, तो आप किसके पास गए? एंजल इन्वेस्टर के पास। आपके फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह वो आपके लिए एंजल बन के आए क्योंकि उन्होंने इनिशियली आपके स्टार्टअप में पैसा लगाया बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपको एक्सपैंड करना है, तो आप गए वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास। ठीक है, जो बेसिकली क्या करती हैं, आपकी कंपनी की थोड़ी हिस्सेदारी ले लेंगी और उसके बदले में आपको पैसा, मेंटोरशिप और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। फिर आपको और ज़्यादा बड़ा पैसा चाहिए तो आप कहाँ गए? प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास, जो बेसिकली काम ही यही करती है कि वो स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं, इक्विटी लेती हैं और आपको और बड़े नेटवर्क से मिलवाती हैं। आप सपोज करो लेंसकार्ट जैसी कंपनी है, उसने तीनों जगह से पैसा रेज कर लिया, अब वो बेसिकली और बड़ा मार्केट करना चाहती है, कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको और पैसा चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, नई कंट्रीज में जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। अब वो पैसा कैसे लेगी? उसके पास दो चीज़ें हैं, या तो वो डेट ले ले, किसी से उधार ले ले, उधार अपने फ्रेंड्स फैमिली से ले सकती है, बैंक से ले सकती है, कहीं से भी ले सकती है, या फिर वो इक्विटी बेच दे। इक्विटी मतलब क्या होता है? इस कंपनी में अगर 100% सपोज मेरी हिस्सेदारी है, तो मैं अपनी हिस्सेदारी को कम कर लूँ और मैं 10%, 5% शेयर जो है किसी को बेच दूँ और उसके बदले में उनसे पैसा ले लूँ, तो इसको बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी के लिए आप कहाँ जाते हो? स्टॉक मार्केट में। तो इसमें क्या होता है, एक तो कुछ आपने इक्विटी यहाँ पे दे दी वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को, और कुछ आप जो इक्विटी होती है वो शेयर मार्केट में, जैसे आप और मेरे जैसे जो शेयर बाजार में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बेच सकते हो। तो वो क्या करते हैं, आपके शेयर खरीदते हैं ना, आप इन्वेस्ट करते हो। आईपीओ आता है तो बोलते हैं ना 15,000 का आईपीओ, इसमें आपको 10 शेयर मिलेंगे, 15 शेयर मिलेंगे, 100 शेयर मिलेंगे, जो भी होता है उस कंपनी की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से आपको मिलता है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे लोग फिर क्या होता है आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट पे रजिस्टर होकर अपना शेयर्स बेचती है तो वो लाती है आईपीओ। ठीक है, अभी आईपीओ से वो क्या कर सकती है, जो पैसा आया, सपोज करो कोई कंपनी ने अपनी शेयर मार्केट में आईपीओ किया और उसको 40,000 करोड़ आए, तो अब उस पैसे का क्या कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। भाई उस पैसे से नया मार्केट में घुस रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, ग्रोथ कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, तो वो माना जाता है कि वाह ये बहुत प्रोडक्टिव आईपीओ है। और एक आईपीओ होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि भाई इस कंपनी में सपोज करो मिस्टर अंबानी की 10% की हिस्सेदारी थी, उन्होंने बहुत इस कंपनी में शुरू में वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी के जरिए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब क्या हुआ कि जब ये आईपीओ आया, ठीक है, इसके बाद सपोज करो 40,000 करोड़ रुपए मिले, तो ये अंबानी जी बोलते हैं मैं तो अपने 10% शेयर जो है ना वो पूरे बेच रहा हूँ, आप मुझे 40,000 करोड़ रुपए दे दो। तो जब भी कोई आईपीओ आता है उसमें पहले से ही बताया जाता है कि ये जो आईपीओ है वो फ्रेश इशू किया जा रहा है या ये ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है इसमें कोई भी
नए शेयर्स नहीं दे रही है कंपनी। जो पुराने शेयर्स थे, जो किसी और हिस्सेदार के पास, प्रमोटर के पास, अर्ली इन्वेस्टर्स के पास थे, वही बेसिकली आपको बेच रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी पैसा आईपीओ से आएगा, ये ऑफर फॉर सेल वाले से, वो सारा पैसा इन प्रमोटर्स को, अर्ली इन्वेस्टर्स को जाएगा। कोई भी फ्रेश काम इसमें नहीं होगा। अब होता क्या है कि इंडिया में जब इस वक्त आईपीओ का मार्केट आया, उसमें हमने देखा कि मोस्टली जो आपका आईपीओ आए थे वो ऑफर फॉर सेल वाले थे। जैसे ह्यूंडाई वाला जो इतना हिट गया था आपका आईपीओ, उसमें पूरा का पूरा 100% ऑफर फॉर सेल था। मतलब जो उसके प्रमोटर्स थे, इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची और अपना पैसा निकाल लिया। अब इसके क्या है, दो चीज़ें हैं, इसकी अच्छाई भी है और इसकी बुराई भी है। इसका मतलब प्रो भी है और इसका कॉन भी है। कैसे, वो समझो। इसका प्रो क्या है कि भाई जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जैसे अंबानी जैसे लोग थे, उन्होंने क्या करा, बेट लिया कि ये स्टार्टअप चलेगा। उन्होंने 100 स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट किया, उसमें से हो सकता है 10 ही चले हों। ठीक है, तो उनका 90 स्टार्टअप में जो पैसा था वो तो डूब गया। अभी तो 10 स्टार्टअप हैं, इसमें से जो उनका पैसा है वो जब ऑफर फॉर सेल पे गए तब उनका पैसा आया ना, और जब उनका पैसा आएगा तभी तो वो बाकी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये हेल्दी साइकिल चला रहा है। तो बहुत सारी वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो होती हैं, जो अपना पैसा निकाल रही है इस ऑफर फॉर सेल के जरिए, वो तो ये बोल रही है कि एक अच्छा हेल्दी साइकिल है, क्योंकि ये एक साइन होता है मेच्योर मार्केट का कि ऑफर फॉर सेल के जो आईपीओज हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ जो बाकी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कंसर्न क्या है कि जब पूरा ही ऑफर फॉर सेल होता है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि एक तो आप कुछ नया ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन वो सब कर नहीं रहे हो। प्रमोटर्स इस कंपनी से पूरी तरीके से हाथ धो रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज है कि पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते थे ना, वो आईपीओ लाके वो पैसे को इन्वेस्ट करते थे, ग्रोथ करते थे, एक्सपैंड करते थे। लेकिन अब ये जो उनके जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो नई जनरेशन इनके बिजनेस को ज्वाइन कर रही है, उनका क्या एम है, सिर्फ पैसा कमाना। तो वो क्या करते हैं, आईपीओ से जो पैसा आ रहा है ना, वो बेसिकली इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, वो ग्लोबल मार्केट में जाके हेजिंग वगैरह कर रहे हैं। वहां से आप देखोगे शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कोई नया एम्प्लॉयमेंट, कोई नया जनरेशन, कोई इंडस्ट्री वो सब सेटअप नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए आप देखोगे वो बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंसर्न है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 1.75 लाख करोड़ के आईपीओ आए थे, और उसमें से अगर आप देखोगे तो करीबन 1 लाख करोड़ जो है, यानी 57% जो था, वो ऑफर फॉर सेल था। ठीक है, और इसमें से अगर अब जो आईपीओ आए भी थे उसमें से 31% जो था ना, जैसे अगर किसी ने फ्रेश पैसा लिया तो उस फ्रेश पैसे से 31% लोगों ने तो अपना पुराना कर्जा चुकाया। करीबन 26% लोगों ने, अगर आप देखोगे, एक्सपेंशन वगैरह किया। ठीक है, और 23% ने आप देखोगे इसको वर्किंग कैपिटल की तरह यूज किया। समझ में आ रहा है? तो लगभग आप मान के चलो 25 से 30% के बीच में ही सारी कैटेगरी खत्म हो रही है कि आप पुराना कर्जा चुका रहे हो, आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो, या फिर आप इसको वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हो। समझ में आया? तो ओके, फिर इसके बाद ये 4 जनवरी का ही एक न्यूज़ आर्टिकल है। ये है बेसिकली कि कैसे ट्रम्प साहब जो हैं, आप इसको छोड़ो, आप समझो कि 2 कंपनीज हैं। ठीक है, एक है एमकॉर कॉर्प करके है, ठीक है, और बेसिकली एक और कंपनी है हीफो। अब ये जो एमकॉर कॉर्प है ना, उसने बेसिकली अपनी जो कंप्यूटर चिप थी और वेपर फैब्रिकेशन की पूरे ऑपरेशन थे वो हीफो को बेच दिए। ठीक है, करीबन $2.92 मिलियन की ये डील हुई। ठीक है, और इसमें से जो एमकॉर ने बेचा क्यों होगा, क्योंकि एमकॉर के ऊपर बहुत सारा कर्जा और रखा होगा, तो $1 मिलियन का तो कर्जा ही था, और ये कर्जा भी बेसिकली अब हिफो के माथे आ गया। अब इसमें पूरे 2 कंपनी के बीच की हो रही डील में ट्रम्प साहब कहाँ से घुस गए? दोनों कंपनियां पहले तो यूएस रजिस्टर्ड है, ये पता होना चाहिए। तो ट्रम्प साहब ऐसे घुसे, वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो हीफो कंपनी है ना, इसमें चाइनीज जो लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं ओनर से रिलेटेड है। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, और इसलिए वो हीफो के साथ ये वाली जो डील है उसमें बेसिकली यूएस गवर्नमेंट का हिस्सा भी चाहते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे इसमें क्या होगा, वो भी हमें पता नहीं है। फिर एक न्यूज़ आर्टिकल था बेसिकली गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स से रिलेटेड। मैंने बताया था ना आपको, अपने डिस्कस किए थे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्किंग हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये जिसने नहीं देखा ये वीडियो देख लेना, हमने इतना प्यारे तरीके से, ठीक है, आधे घंटे में पूरे कोड्स को, हर एक बात को, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एनालिसिस है, सब कुछ डिस्कस किया है। तो देख लेना, अगर मतलब न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है, और इनके लिए आप एक सोशल सिक्योरिटी कोड और सोशल सिक्योरिटी फंड दोनों चीज़ें लाओगे, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे। अब मुझे बताओ कि आपने एक दिन के लिए अमेजॉन डिलीवरी बॉय का काम किया, तो क्या आपको भी रजिस्टर होना पड़ेगा? नहीं। तो मिनिमम आपको 90 दिन तो काम करना ही चाहिए कोई ना कोई एग्रीगेट प्लेटफॉर्म वर्कर के साथ। और अगर आपने मल्टीपल लोगों के साथ काम किया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपने एटलीस्ट 120 दिन काम करना चाहिए टोटल मिला के सारे एग्रीगेटर्स के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में, तब आप इस सोशल सिक्योरिटी फंड और कोड के लिए एलिजिबल होगे। अब
इसमें काउंटिंग कैसे होगी? तो सपोज करो कि आपने अमेजोन के साथ ही काम किया है पूरे दिन, ठीक है? तो पूरे दिन में अगर आप देखोगे कि आपने मतलब इनकम कमाई है, आपने कुछ भी काम किया, एक भी डिलीवरी दी और आपने इनकम कमाई है, तो वो आपका एक दिन काउंट हो जाएगा। पर आप बोलोगे नहीं मैम, मैं तो थोड़े टाइम के लिए मीशो में काम कर रहा था, फिर मैं अमेजोन में काम कर रहा था, फिर मैंने ड्राइविंग करी, तो ये फिर आपके 3 दिन काउंट हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे करके आप देखोगे काउंटिंग का तरीका बिठाया गया है और मतलब ये रूल्स लाए गए हैं। और इसमें क्या है कि सरकार ने जब जो भी रूल्स ला रही है वो बेसिकली पब्लिक के फीडबैक के लिए रखे हुए हैं। तो आप भी अगर आपका कोई फीडबैक होता है तो आप इसको मतलब शेयर कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जितने भी जैसे अमेजोन, ओला, उबर वाले जो लोग हैं, इनको अब जितने भी इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, जैसे अपन ने देखा था ना उस दिन 2.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, तो इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जितने भी प्लेटफॉर्म या गिग वर्कर्स इनके साथ काम कर रहे हैं उनकी डिटेल्स वगैरह शेयर करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप देखोगे वो इन फंड्स और सोशल सिक्योरिटी कोड और जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी आप देखोगे स्कीम्स है, उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है? और इनको ये बार बार जो डिटेल्स होती है वो भी अपडेट करनी पड़ेगी, ताकि जो नए लोग हैं वो जुड़ सके और जो पुराने लोग हट चुके हैं उनको हटाया जा सके। अब ये कार है जिसको अपन बोलते हैं BYD, मुझे तो बहुत प्यारी कार लग रही थी। अंदर से मुझे पता नहीं फंक्शनैलिटी कैसी है, चाइनीज़ कार है लेकिन बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर है। तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक कार जो है उनका एक ट्रेंड सा चला है। तो टेस्ला जो थी वो बहुत ही प्यारी इलेक्ट्रिक कार थी, ऐसे दरवाजे उसके ऊपर की तरह वो टार्जन की तरह खुलते थे। तो टेस्ला जो थी वो मार्केट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही थी। और अभी ऐसा हुआ है कि टेस्ला को पीछे पछाड़ते हुए जो चाइनीज़ कार है BYD इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसने बेसिकली सबसे ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड करी हैं अपनी। चाइना में नहीं बल्कि आउटसाइड चाइना भी आप देखोगे, यूरोप के मार्केट में स्पेशली US के मार्केट में BYD ने तो धूम ही मचा दी है। हुआ क्या था कि इलेक्ट्रिक मार्केट के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने पे जो आपको क्रेडिट मिलते थे ना टैक्स के, वो US के गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। तो उसके बाद तो आप चाहे US की कार खरीदो चाहे चाइना की कार खरीदो, आपको प्राइस सेम ही पे करना था ऑलमोस्ट। तो उनकी फंक्शनैलिटी को देखते हुए आप देखोगे US में BYD ने धूम मचा दी है, ठीक है? तो ये एक बस न्यूज़ आर्टिकल था। आइडिया यही है कि BYD की सेल्स 150% बढ़े हैं। और यूरोपियन मार्केट हो गया, चाइनीज़ मार्केट तो था ही, यूरोपियन मार्केट था, प्लस आप देखोगे US मार्केट को भी उन्होंने कैप्चर किया है। ओके ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है, ये ज़रूर देख लेना। जिसके पास अगर LIC की पॉलिसी थी, जो बीच में आप देखोगे आपने कुछ टाइमली पैसे वैसे नहीं भरे तो वो लैप्स हो गई थी, तो उनको रिवाइव, ऐसी पुरानी जितनी भी पॉलिसीज़ है उनको रिवाइव करने का एक रिवाइवल कैंपेन चलाया है LIC ने। 2 महीने का कैंपेन है, जनवरी से मार्च तक। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका मतलब कुछ पैसा आप भर सकते हो, फिर आपकी पॉलिसी पूरी रिवाइव हो जाएगी। अब वो तो आई थिंक पॉलिसी दर पॉलिसी डिपेंड करेगा, तो एक बार आप जाके इनकी वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लेना। अब इंडिया में ओके ठीक है, हम बस 2 आर्टिकल्स और करेंगे ताकि हम 4th का पेपर पूरा कंप्लीट कर दें। तो ये आप देखोगे EV बैटरी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जो अपनी EV बैटरीज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट के रूल्स आए थे, ठीक है? तो जैसे अच्छा देखो ऐसे समझो, इंडिया में आप मुझे बताओ कि आप कौन से तरीके का वेस्ट देखते हो। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की, कोई बिल्डिंग बड़ी बनी फिर खराब हुई, ठीक है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का वेस्ट आ जाएगा। एक होता है आपका वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो आप जो आपके घरों से स्वच्छ भारत मिशन की लॉरी आपका कचरा लेके जाती है। एक आपका होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। एक होता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल वगैरह से निकलता है, करेक्ट है ना? तो ऐसे अलग अलग तरीके के। एक होता है आपका प्लास्टिक वेस्ट, जो अलग से आपका प्लास्टिक वगैरह निकल रहा है। तो ऐसे करके आप देखोगे बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। तो हमारे यहाँ पे इन वेस्ट को मैनेज करने के लिए ना अलग अलग रूल्स निकले हुए हैं। इसके अलग रूल्स हैं, इसके रूल्स हैं, इसके रूल्स हैं, इसके रूल्स हैं, ठीक है। ऐसे करके रूल्स निकले हुए हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, जो 1986 में आया था। अब ये जो वेस्ट है, पहले बैटरीज इसी के अंदर आती थी, फिर सरकार ने क्या करा, बैटरी को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकली अलग से बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए, ठीक है। क्योंकि बैटरीज एक बहुत बड़ा वेस्ट अभी क्रिएट होकर आ रही है, जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, स्कूटर्स हैं, सब में बैटरी लग रही है, तो इनको आप अलग से मैनेज करना चाहते हो। तो सरकार ने बोला था कि बैटरी की रिसाइकलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो आप रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, वेस्ट कम होगा, हम जो इंपोर्ट करते हैं बैटरीज वगैरह वो कम हो जाएंगी, जो रॉ मटेरियल्स बैटरीज में लगते हैं वो भी आप देखोगे कम खर्चे होंगे। तो अल्टीमेटली रिसाइकलिंग इज गुड। तो हाउ विल यू नो कि रिसाइकलिंग हुई है या नहीं है? तो उसके लिए तो बैटरी को मैनेज करना चाहिए ना। तो जैसे अपना हर एक व्यक्ति का पैन नंबर, आधार नंबर होता है, वैसे अब बैटरीज के लिए भी बैटरी पैन आधार नंबर होगा, ठीक है।
जिसको बी पैन बोल रहे हैं, तो हर बैटरी पे एक ये 21 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी आप बैटरी बना रहे हो, चाहे आप बना रहे हो मैन्युफैक्चरर हो इम्पोर्टर हो, हर किसी को ये नंबर लेना पड़ेगा पर बैटरी, ताकि उस बैटरी को आप ट्रेस कर सको कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है, कहाँ पे बेसिकली यूज़ हुई, फिर एंड ऑफ साइकिल कि जब वो खत्म हो गई तो उसको कहाँ रखा गया, डिस्पोज कैसे हुई है, रिसाइकलिंग हुई है या नहीं हुई है। इससे क्या होगा, बैटरी का जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये जो बी पैन आ रहा है ना, बैटरी पैक का आधार नंबर, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और इसके लिए आप देखोगे सरकार ने गाइडलाइंस भी इशू करी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैटरी पैक आधार सिस्टम। समझ में आया? तो एंड टू एंड अब आप किसी बैटरी को ट्रेस कर पाओगे। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है बेसिकली एनएसओ ने कैसे एक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेटा होता है उसका पूरा सर्वे का गाइडलाइंस रिलीज किया है। देखो, आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे सर्वे होते हैं, एग्रीकल्चर का सर्वे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का सर्वे हो गया, कितने लोग एम्प्लॉयड है उसका सर्वे हो गया, बट कभी आपको ये बताया गया कि इस सर्वे का जो डेटा है वो कैसे बना है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, कौन सी टेबल क्या क्या बता रही है? तो ये पहली बार जो है ना सरकार ने बताया है। बेसिकली जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, जो पहले अपना एनएसएसओ होता था और सीएसओ होता था, इसको मिला के अब एनएसओ बन गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। होता क्या है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करके एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंदर आपको पता है एनएसएसओ था, सीएसओ था, है ना, अब इनको मिला के आपने एनएसओ बना दिया है। ठीक है, और एक आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो ये वाला था ना एनएसएसओ, और ये क्या होता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इनको मिला के अब आपने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया है। तो ये पूरे सर्वे वगैरह करवाता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे उन्होंने पहला ऐसा पब्लिकेशन दिया है जिसको वो लोग बोल रहे हैं नो योर सर्वे, अपने सर्वे को जानो कि सर्वे में है क्या। तो ये बेसिकली एक यूजर की गाइडलाइन निकाली, एक तरीके से गाइड बुक निकाली उन्होंने, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, मतलब जो अपने एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स होते, नॉन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, उनका कुछ सर्वे वगैरह होगा, तो उसका एनुअल सर्वे जो है उसके बारे में आप नो योर सर्वे हो जाएगा, एक तरीके से गाइड बुक है। तो पहली वन ऑफ इट्स काइंड अपनी पहली गाइड बुक है। सरकार का प्रोएक्टिव जो उनका एम था कि हम लोग यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि सर्वे जो होता है प्रोसेस क्या है, उसका ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएंगे, कैसे यूज़र फ्रेंडली तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ताकि हमारे जो डेटा यूज़र्स हैं जो इस डेटा को यूज़ करते हैं, चाहे वो पॉलिसी पर्पस के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए हो, वो इन्फॉर्म्ड रहें, वो अवेयर रहें और वो मोर एंगेज रहें, ताकि उनके भी फीडबैक हम डेफिनेट तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो वो आप देखोगे इस सर्वे में बताया, इस जो नो योर गाइड आई है उसमें बताया गया है। अब अपने कुछ आर्टिकल्स हैं ये 3 जनवरी से रिलेटेड हैं, ये अपन आगे कभी कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिल पा रहा है टाइम। 4 जनवरी का मुझे लगा था न्यूज़पेपर छोटा है, लेकिन वेनेजुला वाले जो पूरा क्राइसिस था, ठीक है, उसमें बहुत टाइम निकल गया, पर कोई बात नहीं, हमने आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है इनिशिएटिव तो ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और बाकी आप हमारे न्यूज़ नोट्स करके ओरिजिनल करके न्यूज़ नोट्स ये अंडरस्कोर ओरिजिनल करके एक टेलीग्राम चैनल है, और एक करंट अफेयर्स, ठीक है, अंडरस्कोर न्यू, तो ये क्या है, न्यूज़ चैनल है। यहाँ पे हम रोज़ डेली न्यूज़पेपर्स डालते हैं, हाईलाइटेड वाले भी डालते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी न्यूज़पेपर पढ़ सकें। तो उम्मीद है इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।